प्रखर भाई, आपका नमस्कार। स्वागत है कि इतिहास में हमसे क्या मुख्य तौर पे बहुत बड़ी गलतियां हुई और टर्निंग पॉइंट्स हुए। तो अब मैं अपने से बोलूंगा तो मेरे ऊपर ईश निंदा लग जाएगा, इसलिए मैं इस बार ब्लास्फेमी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं हूं। मौलाना आजाद को कोट करूंगा। गांधी पहले व्यक्ति थे मुस्लिम लीग के नेताओं के अलावा, पहले नेता थे जिन्होंने जिन्ना को कायदे आजम के नाम से संबोधित किया। क्या बात कर रहे हैं आप? दुनिया में मोहम्मद अली जिन्ना को कोई गैर मुस्लिम या गैर मुस्लिम लीगी के अलावा किसी पहले व्यक्ति ने कायदे आजम बोला तो वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। कि जब भारत के मुसलमानों ने देखा कि गांधी जी जिन्ना के पीछे पीछे भाग रहे हैं तो भारत के मुसलमानों को लगा कि जिन्ना कोई बड़ा नेता है, तो भारत के मुसलमान जिन्ना की तरफ मुड़ गए। तो इस तरह से जिन्ना जो है वो भारत के मुसलमानों का नेता जो है वो कांग्रेस की गलतियों की वजह से बन गया। भर भर के वोट दिया। आज जो लोग बोलते हैं ना करण कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा आ गया, निकाल लेना रिकॉर्ड 1945 के चुनावों के, तो इनके बाप दादाओं ने किसको वोट दिए थे 1 मिनट में साफ हो जाएगा। मैं किस्सा बताता हूँ अपना पर्सनल। मेरा एक दोस्त है, रायबरेली का है, दोस्त का जूनियर है, मुस्लिम है। बोला नहीं सर, मेरे परिवार मेरे इलाके में तो किसी ने नहीं दिया होगा। मैंने अच्छा कहाँ के हो तुम रहने वाले? तो सब रायबरेली का हूँ। मैंने वो नेशनल आर्काइव जो है उससे निकाला, वो रायबरेली सीट का जो प्रोविंशियल असेंबली का जो वो था, 98% उस इलाके के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया है। मैंने देख तेरे अब्बू जान तेरे दादा जान किसको वोट दिए थे देख ले। नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, वो मुस्लिम लीग के नंबर 3 नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और तीसरे नवाब इस्माइल खान, मेरठ के रहने वाले थे। और एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि नवाब साहब अब आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं? बोला अरे पाकिस्तान क्यों जाऊंगा, मैं अपने बिरादरान को छोड़कर कहां जाऊंगा, मेरा मुल्क तो यही है। मतलब भारत में मेरठ में बैठ के पाकिस्तान बना दिया और खुद मेरठ में रह गए। तब भी सोचिए दरिया दिली हमारे चाचा नेहरू की क्या हुआ होगा। नवाब इस्माइल खान भारत की आजादी के 4 महीने बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बना दिए गए। सरदार पटेल की स्पीच थी क्या थी? लखनऊ में उन्होंने कहा 2 नावों की सवारी मत करो, जिनकी श्रद्धा पाकिस्तान में पाकिस्तान चले जाओ। मतलब ऐसी भाषा तो आज कोई बोल दे तो पूरा देश उसके पीछे पड़ जाए। सरदार पटेल ऐसी। और जो अली बंधु थे और अन्य जो मुस्लिम नेता थे, कट्टरपंथी मुस्लिम नेता खलीफत मूवमेंट के, वो कुरान की वो आयतें पढ़ते थे जिनके अंदर काफिरों के लिए मार काट की बातें कही गई हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने बाद में लिबरेटर के अंदर ये बात लिखी। उन्होंने कहा कि मैंने महात्मा गांधी को बोला कि जो ये आयतें पढ़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ हैं, ये तो हमें मारने काटने की बात की जा रही। तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम हमें हमारे खिलाफ नहीं, तो अंग्रेजों के लिए कहा जा रहा है। तो जब वो मोपला नरसंहार हुआ और नायर स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, उनके स्तन काटे गए, उनके गर्भ चीरे गए, जो वाइसराय की पत्नी थी उनको जब पत्र लिखा मोपला की हिंदू महिलाओं ने, पत्र पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक बहुत खास मेहमान है और दरअसल अगर मैं बात बताऊं आपको, इनसे मेरी चर्चा चल रही थी, एक चाय पे चर्चा चल रही थी और हम बैठ के इतिहास के पन्नों में चल बसे और हम लोग देखने लग गए कि भाई अगर ये होता तो शायद देश का इतिहास ऐसे होता। कई गलतियां हुई हैं, कई व्हाट इफ्स मोमेंट्स आए हमारे पास कि अगर ये हो जाता, व्हाट इफ 1947 में ये हुआ होता, व्हाट इफ 1920 में ये हुआ होता। तो हमारी बात इतनी रोमांचक हो गई कि हमने कहा कि भाई अब एक पॉडकास्ट इस चीज पे बनता है। तो आप आराम से बैठिए और एक रोमांचक पॉडकास्ट हम शुरू करने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। प्रखर भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कहा जाता है ना, इतिहास से जो लोग नहीं सीखते हैं दे आर डूम्ड टू रिपीट इट, वो दोहराते हैं वो गलतियां। तो जरा हमें आप एक सफर पे ले चलिए कि इतिहास में हमसे, भारतवर्ष में पिछले अगर मैं 100 साल की बात करूं, क्या मुख्य तौर पे बहुत बड़ी गलतियां हुई और टर्निंग पॉइंट्स हुए। देखिए अगर ये बात करें गलतियों की तो हमारा तो इतिहास ही पूरा गलतियों से भरा हुआ है। अगर हम, अच्छा हुआ हमने 100 साल का समय लिया, अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ा लेते तो जाने कितना घंटों का पॉडकास्ट हमको करना पड़ जाता है। अच्छा हुआ 100 साल का हमने रखा। लेकिन अगर हम 100 साल की अगर हम बात करें, आज हम 2025 में ठीक 100 साल 105 साल पीछे जाएं तो खिलाफत मूवमेंट जो मुझे लगता है कि सबसे शुरुआती भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसकी सबसे शुरुआती भूल जो है वो खिलाफत मूवमेंट रही। क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में हमने उन कट्टरपंथियों को जगह दिया
उस गलती में, जो आज भी हम उन कट्टरपंथियों को अलग अलग रूप में अपने देश के अंदर देख रहे हैं, जो ना केवल देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं बल्कि समाज के लिए खतरा बने हुए हैं। समाज के जो सौहार्द जो वातावरण होना चाहिए, जो आपसी भाईचारा होता है, उसके लिए भी वो कट्टरता आज मुश्किल बनी हुई है। और उसको हमने जगाने का काम जो है वो हमारे ही नेताओं ने खिलाफत मूवमेंट के दौरान किया। सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने जो राजनीति थी और जो मजहब था जी, उसको आपस में जोड़ दिया। और जो आज हम जिस तुष्टीकरण का जो दंश भोग रहे हैं, जो बार बार एक शब्द आता है मुस्लिम तुष्टीकरण, जिसकी वजह से हम क्या क्या समस्या हम इस देश में देख रहे हैं, उसकी शुरुआत भी वहीं से होती है। और भारत से ऊपर हम उम्मा को रखें, भारत से ऊपर हम अपने मजहब को रखें जी, इस विचार को खाद पानी देने का काम भी जो है खिलाफत मूवमेंट ने ही किया। इतिहास में हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, बहुत झूठ पढ़ाया जाता है खिलाफत मूवमेंट के बारे में। इसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, कुछ लोग खलीफत मूवमेंट कहते हैं। असहयोग आंदोलन के साथ इसको जोड़ के पढ़ाया जाता है। बेसिकली ये खलीफत मूवमेंट था। और खलीफत क्या थी, मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लोग गूगल कर सकते हैं। जो इस्लाम का जो खलीफा होता था वो तुर्की में बैठता था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेज़ों ने उसको साइडलाइन कर दिया और तुर्की जो सल्तनत थी उसके जब टुकड़े कर दिए खलीफा की सल्तनत के, तो भारत के मुसलमानों को बड़ा दर्द हुआ। तो ये जो साइकी जो है ना, कि आज हम देखते हैं कि फिलिस्तीन के अंदर कुछ होता है, गाजा में जो कुछ होता है, तो यहाँ पर जो जय फिलिस्तीन के नारे पार्लियामेंट में लग जाते हैं, सड़कों पर निकल जाते हैं। फ्रांस में बुर्के पे प्रतिबंध लगता है तो मैक्रो के पोस्टर जो है जमीन पर चिपका के उसके ऊपर चलने लगते हैं लोग। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम घटना से जो भारत के मुस्लिम प्रभावित होकर यहाँ पर जो रिएक्शन देते हैं, और अब तो ये मोदी जी के आने के बाद कम हो गया। एक दौर तो ऐसा था कि भारत में फिलिस्तीन के नाम पर खूनी दंगे भी हुए हैं। वो हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे बदल गया, ये भी आश्चर्य की बात है कि भाई अगर इजराइल मार रहा है वहां पर गाजा में कुछ भी कर रहा है, तो ये मालूम पड़ा कि भारत में दंगे हो गए 60-70 के दशक में और हिंदुओं के घर जला दिए गए। तब ये तो बड़ा, तो ये जो साइकी है ना, जो अपने से पहले, भारत से पहले जो विदेशी धरती, पराये मुल्क के बारे में सोचने की जो प्रवृत्ति है, ये खलीफत मूवमेंट उसकी जो जड़ है। तो भारत के मुसलमानों को बड़ा दर्द हुआ कि ये जो खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। हैरत की बात है कि टर्की के अंदर ये जो करने वाले थे, जो उसको आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, कमाल अतातुर्क पाशा, उनको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो खुद इस खलीफत के मूवमेंट के खलीफत के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि टर्की जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, एक मॉडरेट इस्लाम की वहाँ पर स्थापना होना चाहिए। लेकिन भारत के जो मुल्ला मौलवी थे, जिसमें से अली बंधु हम जानते हैं, और बड़ी हैरत की बात है, नहीं अली बंधु में से एक जौहर साहब के नाम पर जो है यूनिवर्सिटी बनी हुई है। कौन सी? अरे आजम खान की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? अच्छा, तो ये इन्हीं अली बंधुओं के नाम पे तो है ना। ओके। तो जौहर यूनिवर्सिटी जो है, और अब सड़क पर निकल जाइए, इसी ओखला के आसपास जो है वो उनके नाम पे मोहल्ले बसे हुए हैं। जामिया के अंदर उनके नाम पर कई इमारतें और कई जगहों के नाम हैं। ये वही अली बंधु में से एक मौलाना जौहर अली थे। तो ये सब जो इन लोगों ने जब आंदोलन को लीड किया, तो इस आंदोलन को जो है गांधी जी ने एक मौका देखा और अपने आंदोलन, असहयोग आंदोलन के साथ जो मिलाकर एक जो खिचड़ी पकाई मजहब की, और उसके बाद जो है ये एक कि ये दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हम एक मुहिम छेड़ेंगे। लेकिन गांधी जी जो बहुत दिन की कहते हैं दूरदृष्टि थी और राजनीति की गहरी समझ थी। देखिए, गांधी जी को महात्मा कहा जाए वो एक अलग विचार हो सकता है, गांधी को एक अलग फिलोसफर मानते हैं कुछ लोग, वो अलग विचार हो सकता है। लेकिन मैं गांधी जी को एक बहुत श्रूड पॉलिटिशियन मानता हूँ। मेरा श्रूड, जब मैं शब्द बोल रहा हूँ तो नेगेटिविटी में ना देखा जाए, एक बहुत ही समझदार पॉलिटिशियन जिसको जनता की नब्ज की पकड़ थी, जिसकी एक आवाज पे लाखों करोड़ लोग उनके पीछे चलते थे। लेकिन वहां उनसे गलती हो गई। उन्होंने सोचा कि घालमेल बना के वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि जो सामने वाली पार्टी है, जो खलीफत की बात कर रही है, वो बेसिकली उम्मा के लिए सोच रही है। उसके लिए भारत की वैल्यू नहीं है, उसके लिए जो है वो दारुल इस्लाम की वैल्यू है। और यही तरह से वो एक आंदोलन शुरू हो जाता है। एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज आपको क्या लगता है, बिकॉज आज हम रेट्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, गांधी जी से मासूमियत में ये गलती हो गई, या गांधी जी की नजर थी कि भाई ये एक वोट बैंक तैयार होता जा रहा है, जो आज तक एक वोट बैंक चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये आपने जो बात कही, दोनों तीनों बात, मासूमियत की गलती की तो मैं बात नहीं करता, उनकी दूरदृष्टि में कहीं चूक हो गई, पहली बात। लेकिन दूरदृष्टि में इसलिए चूक हो गई, उनको तात्कालिक लाभ की ज्यादा चिंता थी। मतलब जब आपको कोई सामने लाभ नजर आता है कि इतनी भीड़ मेरे पीछे खड़ी होगी जिसमें दोनों धर्म के लोग होंगे, तो मैं, गांधी जी का मरते दम तक ये उनका आखिरी दिन तक ये बहुत बड़ा अरमान था कि मुसलमानों की वो नेता माने जाए। अच्छा। लेकिन अफसोस, उनको मुसलमानों ने, भारतीय मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना।
और कभी हम इस दिन विस्तार से चर्चा करेंगे, मैं साबित कर सकता हूँ। मैंने जो पुस्तक लिखी है उसके अंदर विस्तार से इस बात की चर्चा करी है कि गांधी जी को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना। हाँ, 15 अगस्त को जब जिन्ना छोड़कर चला गया इन मुसलमानों को, तो गांधी की शक्ल में भारतीय जो भारत में मुसलमान रह गए थे, जो जिन्ना करते थे, मुस्लिम लीग करते थे, जो जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया, उन सबके पास कोई बचा नहीं। तो गांधी की नजर में उनको एक तारणहार नजर आया जो उनको बचा सकता था, जो उनकी यहाँ पे जो उनकी निष्ठा पे सवाल उठ गए थे उसको वापस स्थापित कर सकता था। तो वो 7-8 महीने का समय है जहाँ पे गांधी जी मुसलमानों के एक तरह से नेता बन गए, लेकिन वो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप था। मतलब मुसलमानों की मजबूरी थी, इसलिए मजबूरी में वो मजबूरी का नाम गांधी, मेरे को लगता है वहीं पे फिट होता है। और ये बात डोमिनिक लेपेयर ने भी लिखी है कि जो लोग जिन्ना करते थे आज़ादी के बाद वो गांधी करने लगे। तो ये गांधी की एक जो दबी हुई इच्छा थी कि मुसलमानों के भी नेता बने, उनको वो नजर आया लाभ, या वो वोट बैंक जिसको आज की नज़र में कहते हैं, तो वो उनकी दूरदृष्टि पे हावी हो गया कहीं ना कहीं। तो जब वो आंदोलन शुरू हुआ तो एक स्वामी श्रद्धानंद, बहुत श्रद्धेय व्यक्ति हैं सनातन धर्म के, जो आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे, तो स्वामी श्रद्धानंद भी उस आंदोलन के साथ जुड़ गए गांधी जी के सहयोग के साथ। तो वो एक जब रैलियां होती थी, जब यहाँ पर भाषणबाजी होती थी मंचों पर, तो मंचों पर जो अली बंधु थे और अन्य जो मुस्लिम नेता थे, कट्टरपंथी मुस्लिम नेता, वो खलीफत मूवमेंट के, वो कुरान की वो आयतें पढ़ते थे जिनके अंदर काफिरों के लिए मार काट की बातें कही गई हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद ने बाद में लिबरेटर के अंदर ये बात लिखी। उन्होंने कहा कि मैंने महात्मा गांधी को बोला कि जो ये आयतें पढ़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ है, ये तो हमें मारने काटने की बात की जा रही। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये तुम हमें हमारे खिलाफ नहीं, तो अंग्रेजों के लिए कहा जा रहा है। तो गांधी जी देखकर भी उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, जबकि स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोग पहचान गए समय रहते। और जब खलीफत मूवमेंट बंद हो गया, असहयोग आंदोलन बंद हो गया, तो जो मुसलमानों का गुस्सा जो था, जो उस मूवमेंट से जुड़े थे, ज्यादातर मुसलमान जो जुड़े हुए थे, उनका हिंदुओं पर टूटना शुरू हो गया। और उसका जो पहला जो साइड इफेक्ट नजर आता है, या उसका जो पहला जो उसका नजर, जो उसकी पहली जो हिंसा की भेंट चढ़ते हैं, वो केरल में नायर्स चढ़ते हैं, हिंदू चढ़ते हैं, जिसको हम मोपला के नाम से जानते हैं। अब बहुत साजिश के तहत भारतीय वामपंथी इतिहासकारों ने उस मोपला का जो नरसंहार था, जिसको हिंदू विरोधी नरसंहार कहा जाना चाहिए था, उसको उन्होंने एक तरह से जो है वो मोपला विद्रोह के नाम से, मैसेकर कहना चाहिए, तो उसको ना मोपला रिबेलियन कहते हैं। आज भी जो है उसके जो नेता थे मोपला आंदोलन के, उन सबको फ्रीडम फाइटर केरल की सरकार मानती है। दरअसल वो सब नरसंहार करने वाले लोग थे जिनके हाथ जो है वो हिंदुओं के खून से सने हुए हैं। तो जब वो मोपला नरसंहार हुआ और नायर स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, उनके स्तन काटे गए, उनके गर्भ चीरे गए, और जो वर्णन मिलता है, जो पत्र लिखे गए, जो लेडी वॉइसराय की पत्नी थी, उनको जब पत्र लिखा मोपला की हिंदू महिलाओं ने, पत्र पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करण मतलब आप उसको पढ़ के रो पड़ेंगे, आपको लगेगा आप 105 साल पहले पहुंच जाएंगे, 100 साल पहले पहुंच जाएंगे, और आप मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो पढ़ लेंगे तो, जो अत्याचार किए गए। तो जब एनी बेसेंट वगैरह जो कांग्रेस के जो दूसरे नेता थे, जो गांधी जी के साथ इसके साथ इत्तेफाक नहीं रखते थे, जब वो गए तो उन्होंने लानतें भेजी गांधी को। एनी बेसेंट को आप पढ़ेंगे उनकी बुक में, तो उन्होंने लिखा है कि आप इन अली बंदियों पर भरोसा कैसे कर सकते थे। इन लोगों ने जो नरसंहार कराया इनकी गलतियों की वजह से, उसकी सजा हिंदुओं ने भुगती। और सिर्फ मोपला ही नहीं, इस पे गांधी जी के जो सपोर्टर्स रहते हैं ना, वो अक्सर ये कहते हैं, भाई गांधी ने थोड़ी सोचा था कि ये अली बंधु और ये हिंदुओं पे ही अपनी जो पूरी वो होगी, अंदर जो इनके बड़ी होगी भड़ास, वो हिंदुओं पे निकाल देंगे। इसके लिए आप गांधी को क्यों ब्लेम करते हैं? ये इनका सवाल आता है। इसलिए ब्लेम किया जाता है कि देखिए, आप उनमें एक सामान्य लोग हैं, हम राजनेता नहीं है, हमारे पीछे कोई करोड़ों लोग नहीं चल रहे हैं, हमको इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं है कि हमारी एक आवाज पे आदमी डू एंड डाई करना शुरू कर दे। लेकिन एक नेता की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या मानी जाती है? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री पद पर हैं, आप प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्षेत्रीय दल का भी नेतृत्व करते हैं, तो नेता का सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? नेता का ये आज भी 2025 में भी लागू होता है, आप तो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। सबसे बड़ा गुण होता है दूरदृष्टा। उसके पास दूरदृष्टि होना चाहिए। तो ये गलती आप और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर लागू हो सकती है कि हम भविष्य नहीं पहचान पाए, लेकिन जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, जिस व्यक्ति को महात्मा कहा गया, उससे हम उम्मीद रखते हैं कि अगर आप ये जो घालमेल कर रहे थे, ये आपको इसकी गलती, आपको इसका भविष्य क्यों नहीं मानते? मिसाल के तौर पर हम इंडो चाइना जब प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो हम नेहरू को क्यों दोषी ठहराते हैं?
क्योंकि उनके समर्थक उन्हें युग दृष्टा कहते हैं। तो हम जो नेहरू के विरोधी हैं, जो हम उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, हम कहते हैं ऐसा युग दृष्टा किस काम का, जो ये पहचान नहीं पाया कि कल को चीन तिब्बत में घुस गया, कल को भारत में भी घुसेगा। तो नेता क्या है? नेता की डेफिनेशन ही यही है, जो देश, जिस पर पूरा देश भरोसा कर रहा है, पूरा राष्ट्र जिसको सौंप दिया गया है, उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो भविष्य को दूरदृष्टि हो। तो वो दूरदृष्टि की खामी है। फिर मोपला ही नहीं, उसके बाद एक पूरे दंगों की एक सीरीज चलती है, जो कोहट से लेके रावलपिंडी, लाहौर, एक तमाम तरह की चलती है। उसके बाद जो सरतन से जुदा जो STSJ जो अभी एक चलता है, हमने देखा उदयपुर में हुआ, हमने देखा किस तरह के महाराष्ट्र में हुआ। ये जो शुरुआत होती है ये इसी खिलाफत मूवमेंट से, स्वामी श्रद्धानंद जिनका जिक्र किया, उनको एक धर्मांध कट्टरपंथी मुस्लिम ने उनकी हत्या कर दी। महाशय राजपाल थे, जो राजपाल प्रकाशन के फाउंडर थे, उनको किस तरह से मार दिया गया। और जो जिन लोगों ने मारा महाशय राजपाल का जो कातिल था, उसका केस किसने लड़ा? उसका केस लड़ा मोहम्मद अली जिन्ना ने। महाशय राजपाल के कातिल की जब उसको फांसी की सजा दे दी गई, तो जब उसको उसकी नमाज जनाजा जो पढ़ी गई, वो इकबाल ने पढ़ी, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान मान ने कहा। तो एक हत्यारे की नमाज, अंतिम नमाज जो है वो इकबाल पढ़ रहे हैं, और आज भी पाकिस्तान में उसके नाम पे उर्स लगता है, वो उसकी मजार बनी हुई है। तो ये हीरो बनाए गए। और पूरा जो, और यही खिलाफत मूवमेंट के दौरान जब हिंदुओं पर अत्याचार हुए, हिंदुओं के खिलाफ दंगे हुए, तो एक नए संगठन का उदय हुआ, जिसको आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। तो RSS की जो स्थापना की जो वजह है, उनमें से एक वजह ये भी है कि हिंदू अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो हेडगेवार, जो डॉक्टर हेडगेवार थे, वो इसीलिए अलग होते हैं कांग्रेस से, और वो एक संगठन की स्थापना करते हैं। तो जो हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप, मैं ये नहीं कहता कि गंगा जमनी तहजीब को तो मैं कभी मानता ही नहीं हूँ, मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ। ये बहुत बड़ा वामपंथी नैरेटिव है कि गंगा जमनी जो वो है साझा संस्कृति, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो संबंध इतने बुरे नहीं थे जो 1920 से 1930 के काल में खिलाफत की गलती से बन गए। मैं एक चीज और इसमें टू नेशन थियरी की जो बीज जो है ना, वो वही बोती है। सबसे जो मुझे खराब बात लगी इसमें जो थी, आपने तो भाई एक बात कही कि ये दूरदृष्टि होना चाहिए कितने बड़े नेता को, जो उसके बाद उनके जो लफ्ज आए सामने, गांधी की जो वाणी आई कि अरे अगर बलिदान भी देना पड़ता हिंदुओं को तो क्या थी, अली बंधुओं के खिलाफ एक शब्द नहीं। इनफैक्ट अंबेडकर जी लिखते हैं, अंबेडकर जी ने बड़ी लानतें दी हुई हैं गांधी को कि आपने साफ साफ अपीजमेंट करी है। तो ये सिर्फ दूरदृष्टि नहीं, फिर सबसे मजेदार बात है कि मौलाना जौहर अली, जिनके नाम पर ये सड़कें बनी हुई हैं और इतने नगर बसे हुए हैं, और पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी उनके नाम पे डाक टिकट जारी है, उन्होंने मालूम गांधी जी के बारे में क्या कहा था? आपने जो कहा कि गांधी जी ने एक शब्द अली बंधुओं के लिए नहीं बोला, अब अली बंधु का महान विचार जो है गांधी जी के बारे में सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे घटिया से घटिया मुसलमान भी मेरी नजर में गांधी से बेहतर है, क्योंकि वो मुसलमान है। मतलब दुनिया के सबसे निकृष्ट मुसलमान को भी वो गांधी से बेहतर मानते थे, क्योंकि वो हम मजहब का आदमी है। ये अली बंधुओं के विचार है महात्मा गांधी के बारे में, ये मुझे नहीं पता था। ये फैक्ट है, उनका रिकॉर्ड है। और यही अली बंधु, आज जो वंदे मातरम का जो विरोध चलता है, कि हम देखते हैं कि किस तरह से संसद, हमारे माननीय सांसद वंदे मातरम के दौरान उठ के चले जाते हैं, संसद छोड़ देते हैं, अपमान होता रहता है वंदे मातरम का। तो जो लिखित वंदे मातरम का जो पहला अपमान का जो उल्लेख मिलता है, वो इन्हीं मौलाना जौहर के साथ जुड़ा हुआ है। जब अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो उस कांग्रेस के अधिवेशन में शुरुआत से वंदे मातरम का पाठ होता था। तो और सस्वर वाद्य यंत्रों के साथ पाठ होता था। तो जब अली बंधु में से जौहर अली को जब कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया इस खिचड़ी के तहत, तो एक पुलुस्कर साहब थे, दिगंबर पुलुस्कर, बहुत बड़े शास्त्रीय गायक पैदा हुए, नेत्रहीन थे, लेकिन उनको माँ सरस्वती की कृपा थी और ज़बरदस्त वो शास्त्रीय गायक थे, संगीत के बहुत बड़े जानकार थे। तो वो जब वंदे मातरम का सस्वर पाठ करने के लिए खड़े हुए, तो मौलाना ने विरोध किया। मौलाना जौहर ने बोला कि ये वंदे मातरम नहीं होगा, गैर इस्लामिक है, और ये इसको हम इस्लाम स्वीकार नहीं करता। तो किसी बड़े कांग्रेस के नेता की हिम्मत नहीं हुई जो मौलाना जौहर को रोके। लेकिन शास्त्रीय गायक, संगीतज्ञ, महान प्रातः स्मरणीय दिगंबर पुलुस्कर ने कहा कि मौलाना, ये कांग्रेस का मंच है, ये कोई मस्जिद नहीं है, यहाँ वंदे मातरम का पाठ होगा। और दिगंबर पुलुस्कर जी, भगवान प्रणाम करता हूँ मैं उनको, उन्होंने स्वस्वर वंदे मातरम का पाठ किया वहाँ पर। तो जो वंदे मातरम
कि जो अभी वो अब जो हो रहा है उस समय ही ये खिलाफत आंदोलन में उसका विरोध शुरू हो गया था। ये लोग पहचान नहीं पाएंगे, इनके दिमाग में कितनी कट्टरता है उस वक्त के लोग पहचान नहीं पाए। तो ये आज हम जो देखते हैं ये उसी के बीज है। तो खिलाफत खलीफत जो भी हम कहें, ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया हमें। एंड आई थिंक वही बात है, तुष्टीकरण का जो बीज है वहां से शुरू हुआ, और हिंदू नरसंहार जिस तरह से हुआ उस समय मोपला में, ये तो एक पहला आपने गलतियां तो इतनी सारी क्या क्या निकला, मैं उसमें शॉर्ट में इससे मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू हुआ। इससे मन में लालसा पैदा शुरू हुई कि मैं मुसलमानों का नेता बनूं, ये मानसिकता आज भी रहती है। वंदे मातरम का विरोध बताया जो आज हम देखते हैं, जिसको कहते हैं ना बुली, मतलब जो मुस्लिम जो कट्टरता है वो कैसे दबाती है उम्मा का कॉन्सेप्ट, दूसरे देश के लिए अपना दिल धड़कना, सब फिर संगठित तौर पर हिंदुओं पर हमले करना, और उसके बाद जो STSJ आज हम सुनते हैं, जो सोच है ना STSJ की, वो यहीं से सर ऊपर से 6 इंच जो काट दिया जाए, ये बीज उसी समय पड़े। मतलब ये तो बहुत पहले से था, लेकिन ये आधुनिक इतिहास में ये सब पॉइंट्स हैं जिसके आज हम परिणाम भोग रहे हैं। अगले पे आते हैं। अगली आपके हिसाब से बहुत बड़ी जो भूल हुई हमसे आफ्टर खिलाफत मूवमेंट, वो कौन सी होगी? ये खिलाफत मूवमेंट के बाद उसी से जुड़ी हुई मुस्लिम तुष्टीकरण की जो गलती थी, उसको हम दूसरे फेज में जो हमने दोहराया, वो 1935 से लेकर 1945 का काल है। और इस काल में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो संबंध थे, कांग्रेस ने जिस तरह से मुस्लिम लीग को ट्रीट किया, या मुस्लिम लीग के ट्रैप में वो फंसी, या मुस्लिम लीग के साथ जो भी बातचीत हुई या जो भी डील्स हुई, वो उसका खामियाजा ना सिर्फ बंटवारे की शक्ल में हमने देखा, भारत के 2 टुकड़े हुए भारत माता के, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए, और आज भी हम उसके परिणाम देखते हैं कि 3 देशों में बटा हुआ है, किस तरह से हम सीमाओं पे असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। 1935 से लेकर 1945 का जो टर्निंग पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं भूल मान सकते हैं, वो वहाँ उसको अगर हम शुरू करें, तो जब जिन्ना वापस भारत की राजनीति में आ जाते हैं और मुस्लिम लीग की कमान संभाल लेते हैं इकबाल के कहने पर, ये और कौन से ईयर की बात हम कर रहे हैं? लगभग 35 उसके आसपास की घटनाओं को जब लियाकत अली को लेकर आते हैं, तो उस समय जो डील होना शुरू होती है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वही मुस्लिम तुष्टीकरण, भाई ये इतने जिन्ना जबकि खिलाफत के खिलाफ थे, जिन्ना नहीं चाहता था, जिन्ना कभी नहीं चाहता था कि मुल्ला मौलवियों की कोई राजनीति में जगह हो, और जिन्ना कभी भी आंदोलन, उसने पूरे जीवन में कभी आंदोलन नहीं किया, एक दिन के लिए भी जेल नहीं किया, तो सड़क पर आंदोलन करना उसका, वो अपनी क्लास के अगेंस्ट मानता था, तो इसलिए वो साइडलाइन हो गया था इस पूरे प्रकरण के बाद। लेकिन जब उसकी री एंट्री होती है भारत की राजनीति, तब तक उसके अंदर बदलाव आ चुका होता है, महत्वाकांक्षाएं उसकी जग चुकी होती हैं। तो जो हम एक बड़ी भूल करते हैं, जिसकी इस देश में कभी चर्चा नहीं होती दुर्भाग्य से, हालांकि अच्छी बात है कि PM मोदी और राजनाथ सिंह वगैरह ने भी 2-3 भाषणों में उस घटना का जिक्र किया, लेकिन उतना विस्तार में नहीं किया। वो एक सिंध का जो बंटवारा हुआ, अभी राजनाथ जी ने बोला, इस विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। जी बताइए प्लीज। एक पहले अंग्रेजों का जो ब्रिटिश इंडिया जो होता था, उसके एक अलग राज्य हुआ करते, राज्य जैसे राज्य नहीं थे, अलग तरह का एक नक्शे होते थे उसके। तो एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी करके जो राज्य होता था, जो आज जिसके अंदर वर्तमान गुजरात है और वर्तमान महाराष्ट्र है, तब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अपर महाराष्ट्र का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, और गुजरात के ऊपर जो सिंध लगता है, जो पाकिस्तान का आज प्रांत है, जिसकी पाकिस्तान में राजधानी कराची है, वो इसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी 1935 की, जिसके अंदर सिंध, गुजरात और महाराष्ट्र होता था। उसमें हिंदू बहुल राज्य था वो, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक थे, मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। तो अंग्रेज बॉम्बे से बैठकर इस पूरे राज्य पे अपना प्रशासन चलाते थे, लेकिन स्थानीय निकाय और उन बाकी जगहों पर स्थानीय चुनाव भी होते थे। ऐसे में मुस्लिम लीग के जो नेता थे, और जिन्ना खुद सिंध से आते थे, कराची के रहने वाले थे, तो मतलब रहने वाले तो वो काठियावाड़ के थे, लेकिन उनका बचपन जो है कराची में गुजरा था। उन्होंने बड़ी चालाकी से मुस्लिम लीग के नेतृत्व ने जो है ये मांग शुरू कर दी कि सिंध का जो संचालन है वो बॉम्बे से बैठकर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि भाई भोपाल से बैठ के छत्तीसगढ़ नहीं चल सकता, तो मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए, या जो विदर्भ को लेकर जो बात होती है कि भाई बॉम्बे से लेकर नागपुर बड़ा दूर पड़ता है, तो उसके 2 हिस्से कर देना चाहिए। यही लॉजिक लगाकर कि भाई मुंबई से कराची दूर पड़ता है, तो उसके एक अलग राज्य बना दिया जाए। कहने को यह दिखाया गया कि ये प्रशासनिक तौर पर इसका बंटवारा होना चाहिए, लेकिन ये मजहबी बंटवारे के तौर पर था, क्योंकि अगर सिंध अलग राज्य बनता तो मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाते, तो मुसलमानों का एक राज्य और बहुसंख्यक राज्य हो जाता।
अभी तक जो था ना, जो बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक था लेकिन बहुत 1 या 2% से था, मतलब बिल्कुल बराबर थी। पंजाब जो संयुक्त पंजाब था वो भी हल्का सा मुस्लिम बहुमत था, मतलब बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन सिंध में ये रेशो जो है 75 और 25 का होने वाला था, मतलब 75% मुसलमान, 25% हिंदू। तो जो NWFP का था, जो जिसको सीमांत इलाका कहते हैं, जो उसको आज हम जो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो पाकिस्तान का है, तो वो बहुमत मुस्लिम है। तो ऐसा सिंध को जो है वो करने की इनके मन में चाल थी, मुस्लिम लीग की और मुस्लिम कट्टरपंथियों की। इस ट्रैप में कांग्रेस फंस गई और जो समझौते हुए, जो डील हुई, उसके अंदर इन लोगों ने जो है वो उसको सिंध के बंटवारे को स्वीकार कर लिया। तो सिंध के बंटवारे का जब बंटवारा हो गया तो सिंध मुस्लिम बहुल प्रांत बन गया और वहां पर जो है वो एंटी हिंदू फीलिंग्स वहां पर जो है उसको एक प्रशासन के तौर पर, एक सरकारी नीति के तौर पर मान्यता मिलने लग गई। और उसका खामियाजा क्या हुआ, उसका मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। उसका खामियाजा ये हुआ कि जब 47 में बंटवारे की बात आई तो ये राज्य की विधानसभाओं को तय करना था कि वो किस देश में मिलेंगे, भारत में या पाकिस्तान में। तो जब सिंध के अंदर, सिंध प्रांतीय असेंबली के अंदर जब वोटिंग हुई तो चूंकि वहां पर थोड़े से बहुमत से या एक तरह से सहयोगियों के दम पर मुस्लिम लीग सत्ता में काबिज थी और सहयोगी भी अन्य मुस्लिम लोग ही थे, तो मुस्लिम विधायक ज्यादा थे। नतीजा क्या हुआ, सिंध विधानसभा ने जो है प्रस्ताव जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में पारित कर दिया और सिंध जो है वो भारत का हिस्सा नहीं रह पाया। अगर ये उस वक्त बंटवारा नहीं होता सिंध का तो कराची आज हमारा होता, हैदराबाद हमारा होता। और सबसे बड़ी बात कि जब हम बंटवारे की बात करते हैं, और बहुत हम सबको ही जिम्मेदारी लेना चाहिए इस देश में, जो अपने आप को थोड़ा सा पढ़ा लिखा या बौद्धिक मानते हैं, जो इतिहास पर बात करते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जब भारत के पार्टीशन की बात करते हैं, उसमें जो लोग मारे गए उनकी हम जब बात करते हैं, उसमें जो लोग विस्थापित हुए उनकी हम जब बात करते हैं, उनके जब दुख दर्द की बात करते हैं, तो हम सिंध के लोगों को भूल जाते हैं। हमारा पूरा जो साहित्य लिखा गया, हमारा जो पूरा फोकस है, जो हमारी बॉलीवुड ने जो बंटवारे पे मूवीज बनाई, वो बेसिकली पंजाब वाले हिस्से पे फोकस करते हुए। आप गदर देख लीजिए, गदर में पंजाब का हिस्सा दिखाया गया कि वहां पे कैसे मारकाट हुई। या जब बंगाली सिनेमा को देखते हो तो आप उस बंटवारे की बात करते हैं। महाश्वेता देवी के अगर 1-2 उपन्यास है तो उस बंटवारे पर है। तमस उस बंटवारे पर है जो पंजाब में हुआ। पिंजर जो आप मनोज बाजपेयी वाली जो मूवी थी, जो अमृता प्रीतम की उपन्यास से बनी, तो वो आपको पंजाब में दिखेगी। इवन मंटो की आप बात करेंगे जो पाकिस्तान चले गए, मंटो का पूरा साहित्य जो है पंजाब के बंटवारे पर है। लेकिन सिंध में क्या हुआ, क्या हमने कभी ये बात की? सिंध के सिंधियों पर क्या गुजरी, क्या हमने बात की? क्योंकि उनको जो पंजाबी आए उनको तो पंजाब नॉर्थ इंडिया में बसा दिया गया, देश की राजधानी के पास बसा दिया गया, तो उनकी आवाजें आई, उनके किस्से कहानी बाहर निकल कर आए। लेकिन सिंध से जो लोग आए उसमें से एक लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने किस्से लिखे, बाकी किसको क्या मालूम उन पर क्या गुजरी। मैं अगर सिंध में जो सिंधियों पर जो गुजरी है उसमें कम से कम 1000 किताबें लिखी जा सकती हैं। उनके साथ वो हुआ है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है करण कि सिंध में दंगा लेट शुरू हुआ। सिंध में जो दंगा होता है वो नवंबर 1947 में शुरू होता है। जो सिंध की इकोनॉमी को होल्ड करते थे जो हिंदू सिंधी, उनके घरों के अंदर जबरदस्ती भारत से आए मुसलमानों को बसा दिया गया कि आपको अपना घर शेयर करना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों के साथ उन लोगों को भी अपने साथ रखना पड़ेगा। उन पे क्या क्या गुजरी, वो रातों रात अचानक कैसे भागकर आए, सारी संपत्तियां उनकी चली गई। और उनसे क्या कहा गया? उनसे कहा गया कि आप जो भारत में आ रहे हैं तो शहरों में मत रहिए, आप गांव में जाइए। मैं आपको बताता हूं कैसे। बेसिकली जो पंजाब का जो बंटवारे के बाद जो हिंदू आए थे वो गांव और शहर दोनों के रहने वाले थे। लेकिन जो सिंध से जो हिंदू भागकर आए थे वो शहरी आबादी थी। और जो सिंधियों का जो बिजनेस होता है, जो पंजाबी तो ज्यादातर खेतीहर थे, तो उनको खेती करना आती थी और बिजनेस करना भी आता था। लेकिन जो सिंध का हिंदू था वो प्योर बिजनेस क्लास था, और बिजनेस भी वो शहरी बिजनेस करता था, शॉप्स और इस तरह का बिजनेस। तो वो गांव में जाकर नहीं बस सकता था, तो शहरों में आया, शहरों में बसा, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में। तो शहरों की आबादी बढ़ने लगी। तो गांधी ने अपनी स्पीच में कहा बंटवारे के बाद कि भाई जो सिंध से हिंदू आए हैं वो शहरों में क्यों बोझ बन रहे हैं, वो गांवों में क्यों जाते हैं? वो ये कहते वक्त ये भूल गए, या शायद वो जानकर भी नहीं कहना चाहते थे कि सिंधी हिंदू गांव का व्यापार नहीं कर सकता है, वो ग्रामीण परिवेश में सरवाइव नहीं कर सकता है, उसके लिए शहर ही उसकी रोजी रोटी है। तो वो सिंधियों पर जो गुजरी, कभी उस दर्द की कभी आपने बात सुनी? नहीं, मैं तो ये सिंध के बंटवारे की कीमत जिन हिंदुओं ने चुकाई उनके कौन बात करता है?
कोई नहीं बात करता। और ये कितनी बड़ी ब्लंडर थी जो आपने बताई, मुझे इस बारे में नहीं पता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी की। अगर सिंध अलग ना हुआ होता, सिंध आज हमारा होता, बिल्कुल हमारा होता। और सिंधी हमारे का नेशनल एंथम में आता है हम जब पंजाब बात सिंध। करते हैं मैं किसी के लिए किसी को कम या छोटा नहीं आंक रहा हूं, मैं सबको हक मिलने की बात कर रहा हूं। किसी के अगर इतिहास में दुख छुपा हुआ है तो उसका भी दुख सामने आना चाहिए। हम कितने अच्छे से बात करें, पंजाबी जो आए देखो उन्होंने अपनी दम पर कितना अच्छा मुकाम हासिल किया, बहुत सम्मान की बात है। लेकिन यही बात सिंधियों पर भी लागू होती है। हम में से और आप में से कितने लोग ये बात करते हैं कि जो सब कुछ खोकर आए, उनने आज पूरी एक इकोनॉमी अपनी खड़ी की है। सिंधी व्यापारी बहुत सफल माने जाते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है जिस पे हम बहुत कम चर्चा होती है कि जब सिंध के अंदर ये सब हो रहा था तो जो सिंध के कांग्रेस के नेता थे सबसे पहले वो छोड़कर भाग कर आ गए। उनको वहां पर मौजूद रहना चाहिए था कि भाई हम तुम्हारी रक्षा के लिए। मैं आचार्य कृपलानी को भी दोषी मानता हूं, मैं उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी को भी दोषी मानता हूं। ये लोग आ गए सिंध से उनको उनके हाल पर छोड़कर, और हम आज तक 70, 75, 80 साल बाद भी उनकी बात नहीं करते हैं कि सिंधियों पर क्या गुजरी। तो ये एक मैं लगता है सिंध पार्टीशन पे मैं जो बात कहना चाह रहा था, मैसिव ब्लंडर है जो बहुत कम नोन है। हाँ, क्योंकि बात नहीं होती। अब इसमें इसी जब रिलेशनशिप में आते, हमने सिंध का बंटवारा हमने कर लिया, उसके बाद भी शांति नहीं हुई। 37 का चुनाव होता है, कांग्रेस जीतती है। भारत के मुसलमान भी तब तक मुस्लिम लीग को वोट नहीं देते हैं। जब 37 में जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो गांधी जी की वर्धा एजुकेशन सिस्टम वो लागू करती है, जिसके अंदर स्कूलों को मंदिर कहा जाता है, विद्या मंदिर। तो जो मुस्लिम माइंडसेट है आज, जो कांग्रेस मुसलमानों को भड़काती है कहकर कि देखो बीजेपी की जो सरकार है वो तुम्हारी सरकार नहीं है, ये मोदी जी तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं है, जो पूरा एक कांग्रेस और लेफ्ट का इकोसिस्टम भड़काता है वर्तमान मुसलमानों को। और वर्तमान मुसलमानों की जो सोच है वो उस समय परिलक्षित 1937 में हुई। तब मुस्लिम लीग ने काम किया कि ये जो कांग्रेस की सरकार है तुम्हारी सरकार नहीं है, और इस सरकार के अंदर जो है वो तुम्हारा ये प्रांतीय सरकारें जो अलग अलग राज्यों में बनी 1937 में कांग्रेस की, तुम्हारा देखो तुम्हारे बच्चों को हिंदू बना रही हैं, ये तो विद्या मंदिर के नाम से यहां तो वंदे मातरम पढ़ाया जा रहा है। वंदे मातरम का जो विवाद एक बार फिर शुरू होता है उस दौर में। फिर 2 कमेटी बनाई जाती है, एक फजलुल हक कमेटी और एक पीरपुर कमेटी। ये दोनों कमेटी रिपोर्ट देती हैं कि भाई कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुस्लिम्स के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट में। ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। ये उसी तरह से जिस तरह से आज अवार्ड वापसी गैंग जिसको हम कहते हैं, वो जो प्रोपेगेंडा चलाता है ना कि फला लिंचिंग फला, वो मालूम पड़ा कि आपस में सीट ट्रेन की सीट के लिए लड़ाई हुई, उसको हिंदू मुस्लिम लगा के लिंचिंग का मामला कर दिया। चोरी के शक में किसी को मारा, उसको हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो ये उस समय भी हुआ। हैरत की बात है कि उस समय आज जो कर रहे हैं वो कांग्रेस और उससे जुड़े हुए लोग हैं, और उस वक्त करने वाले कांग्रेस के खिलाफ कर रहे थे। मुझे तो अभी की स्टेटमेंट याद आई ना, रेवंत रेड्डी ने अभी कहा है कांग्रेस मतलब मुस्लिम। और आप कह रहे हो उस समय मुस्लिम कह रहे थे, कांग्रेस मतलब हिंदू। तो ये सब उस दौर में हुआ। अब यहां से कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए, आज जो बोलते हैं धर्म, उस वक्त ये जो स्टैंड लेना चाहिए था कांग्रेस को, सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। उल्टा उस ट्रैप में फंस गए, अपनी सफाइयां देने लग गए। ट्रैप में ऐसे फंसे कि वंदे मातरम के जो 4 छंद होते हैं, जो असली उसकी आत्मा है, वो 2 छंद ही हटा दिए गए। बिल्कुल हटा दिए गए। जिन्ना ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन लखनऊ में बोला कि बॉस ये तो गैर इस्लामिक हैं। तो एक कमेटी बनाई, नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्ना मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। 1936 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो तत्काल 10 दिन के अंदर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई कलकत्ता में, और वो 2 छंद हटा दिए गए। बोले ठीक है, वंदे मातरम में 2 छंद हम जो है नहीं करेंगे। तो आप मुस्लिम तुष्टिकरण, फिर आपने वो, अब आप जिन्ना का कद आप खुद ही बढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, जिन्ना कितनी बड़ी चीज थे 1935 तक? अगर 1935-36 तक बहुत बड़ी चीज होते और भारत के मुसलमानों के वो नेता बन चुके होते, तो 37 का जो चुनाव हुआ उसमें जो मुस्लिम रिजर्व सीटें होती थी, उसमें मुसलमान द्वारा मुसलमान चुना जाता था, उसमें मुस्लिम लीग को सफलता मिलनी चाहिए थी, जो नहीं मिली। 37 में तो कांग्रेस जीती ना मुस्लिम रिजर्व सीटों में। तब तक मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों का विश्वास कांग्रेस पर था। फिर गलतियां जो शुरू होती है, जब मुस्लिमों के दिमाग में जो भरना शुरू करता है जिन्ना, और कांग्रेस जो बैकफुट पर जाने की गलती करती है, वहां से जिन्ना का उभार शुरू होता है। और जिन्ना के उभार की जो सबसे बड़ी वजह जो मानता हूं, जो ब्लंडर किया गया, वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का जो ऐलान किया गया। असल में वो वक्त नहीं था जब 1939 में आपने सरकारें छोड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब भारत को घसीट लिया ब्रिटेन ने, तो कांग्रेस को अपनी सरकारों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे।
39 में इस्तीफे दे दिए कांग्रेस ने, जिसकी वजह से वो स्पेस खाली हो गए जहां पे असम जैसे राज्यों में मुस्लिम लीग ने कब्जा कर लिया, मुस्लिम लीग की सरकार बन गई। इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था कांग्रेस ने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने भारत को शामिल कर लिया बिना कांग्रेस की सलाह पे। तो कांग्रेस का कहना था कि ये आपका युद्ध है, हमारा युद्ध नहीं है, हमसे बिना पूछे आप शामिल नहीं हो सकते, और आपको हमसे ये वादा करना चाहिए कि हमें आप आजाद कर दोगे, हमें स्वायत्ता दोगे, हमें अधिकार दोगे, तब हम आपके साथ युद्ध में शामिल होंगे। युद्ध में गांधी जी हिटलर की नीतियों के आलोचक थे, इसलिए उनके मन में ये नहीं था कि मैं ब्रिटेन सरकार के साथ शामिल ना हूं, लेकिन वो उनकी कुछ शर्तें थी कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए। तो खैर आपने सरकारों ने इस्तीफा दे दिया इस विरोध में। अच्छा, तो कांग्रेस ने उसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। इस स्पेस जो सरकारें खाली हुई, इस पर मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नर ने या तो गवर्नरशिप लगा दी, और असम जैसे राज्य में मुस्लिम लीग की सरकार बन गई, बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बन गई। अब असम में मुस्लिम लीग की सरकार बनने का नुकसान क्या हुआ? नवाब सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला वहां के मुख्यमंत्री बने, जिस समय उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था उस समय स्टेट के हेड को। तो जो सीएम बने सादुल्ला, तो सादुल्ला मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे। सादुल्ला ने बिहार से, बंगाल जो आज बांग्लादेश का हिस्सा, उस इलाके के मुसलमान ला ला के असम में बसाना शुरू किया। अच्छा। और सादुल्ला ने यह बहाना बनाया कि भाई ये तो मैं यहाँ पर किसानों की जरूरत है इसलिए बुला रहा हूँ, यहाँ की खाली पड़ी जमीनों पे खेती होगी तो असम का भला होगा। तो उस समय के वायसराय जो वेवल थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बोले अनाज की खेती के लिए नहीं सादुल्ला बुला रहा है, ये मुसलमानों की खेती के लिए यहाँ पर असम के अंदर मुसलमानों की खेती करना चाहता है, इसलिए यहाँ पे बुला रहा है। तो जो डेमोग्राफी चेंज जो आज हिमंता बार बार बात करते हैं, इसकी जड़ में मोहम्मद सादुल्ला है। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात, थोड़ा सा मैं विषय अंतर कर देता हूँ। इतने बड़े नेता थे मुस्लिम लीग के सादुल्ला, तो आपके मन में यही सवाल उठाओ, ये आता होगा मन में आपके कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सादुल्ला भी पाकिस्तान चले गए होंगे, नहीं गए? सादुल्ला साहब जो है वो बंटवारे के बाद भी भारत में रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो संविधान, भारत की जो संविधान बनाने की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 5 लोगों की, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, उसमें से एक मेंबर मोहम्मद सादुल्ला भी थे। तो क्या बोला जाए, अपनी बर्बादी की कहानी हम लोगों ने खुद ही लिखी है। मोहम्मद सादुल्ला के जो एक बहुत बड़े नेता थे, वो मोहम्मद सादुल्ला के जो चेले चपाटे थे बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। अच्छा। मोइनुल हक चौधरी, वो इंदिरा सरकार के अंदर मंत्री बने, वो मोहम्मद सादुल्ला के चेले थे, केंद्रीय मंत्री बने मोइनुल हक चौधरी, वो चेले थे। ये सादुल्ला की पूरी जो लिगेसी थी वो भारत में रह गई। तो खैर ये विषयांतर हो गया था। तो नहीं, पर बहुत बड़ी बात आपने बताई, तो यहाँ पे हमने नींव रख दी। मेरी बात को भरोसा नहीं हो रहा, मैं चाहूंगा इस जगह पे तस्वीर भी लगा दे इस वीडियो में। आप ड्राफ्टिंग कमेटी की तस्वीर गूगल में सर्च कीजिए, गूगल में जाइए, लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके अंदर आप इमेज पे सर्च करिए, तो एक इमेज बनती है, उसमें काली टोपी लगाए और अचकन पहने जो व्यक्ति है ना, वही मोहम्मद सादुल्ला है। तो वो आजादी के बाद, बंटवारे के बाद भारत की संविधान सभा में बैठ के भारत का संविधान बना रहा था डॉक्टर अंबेडकर के साथ मिलकर। तो ये विडंबना है ना। तो खैर, और ये मुस्लिम लीग का था और वहां सीएम था। अरे जिन्ना का खासम खास, इसको नॉर्थ ईस्ट का जिन्ना कहा जाता था। इसका विजन क्या था कि यहाँ पर एक और है ना, ये तो लड़के लेंगे पाकिस्तान और हंस के लेंगे, वो वाला फॉर्मूला था, ये सबने बनाया। ऐसे एक थे क्या है कि वो हमारे मेरठ के रहने वाले थे, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, वो जो जिन्ना टोपी और अचकन पहनते थे ना, वो पहली बार नवाब इस्माइल खान ने जिन्ना को पहनाई। जिन्ना तो सूट टाई पहनते थे, तो नवाब इस्माइल खान ने समझाया, वो मुस्लिम लीग के नंबर 3 नेता थे, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और तीसरे नवाब इस्माइल खान, मेरठ के रहने वाले थे। तो उन्होंने जिन्ना को समझाया कि यार कायदे आजम आप ये सब जो पहनते हो ना सूट टाई, इससे कनेक्ट नहीं होता मुस्लिम। तो आप है ना, जो मैं जो टोपी पहनता हूँ, एक टोपी पहनते थे फर वाली और अचकन पहनते थे, बोले ये पहना करो। तो बोले कहाँ? तो बोले ये मैं आपको दिलवा दूंगा। तो उन्होंने अपनी दर्जी से जो है ये सारी व्यवस्था करवाई। टोपी उन्होंने उन्हीं को नहीं पहनाई, हम लोग को भी टोपी, यही बोलने वाला था। तो उन्होंने साथ में भारत को भी टोपी पहना दी। जब वो भारत का बंटवारा हो गया और एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि नवाब साहब, अब आप पाकिस्तान कब जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जियारत कब करेंगे आप? अच्छा। बोले अरे पाकिस्तान क्यों जाऊंगा, मैं अपने बिरादरान को छोड़कर कहाँ जाऊंगा, मेरा मुल्क तो यही है। मतलब भारत में मेरठ में बैठ के पाकिस्तान बना दिया और खुद मेरठ में रह गए। तब भी सोचिए दरिया दिली हमारे चाचा नेहरू की क्या हुआ होगा नवाब इस्माइल खान के साथ। नवाब इस्माइल खान भारत की आजादी के 4 महीने बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बना दिए गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे आप निजामुद्दीन जाइए, दिल्ली में ओखला में हम लोग बैठे हुए हैं, ओखला से ज्यादा दूर नहीं है मेरे हिसाब से, निजामुद्दीन 5-10 किलोमीटर होगा, कब्र है वहां पर, नवाब इस्माइल खान की कब्र है भाई साहब।
तो ये सब हुआ। तो हमने मुस्लिम लीग के साथ जो कांग्रेस ने उस वक्त ट्रीट किया, उसमें से एक बहुत बड़ी 42 का जो जब आंदोलन करना चाहिए था, 39 में जब अंग्रेज कमजोर थे, जब हिटलर हावी था, आप उसी समय अपनी सरकारें भी नहीं छोड़ते और कुछ कर देते, तो शायद आपको जल्दी आज़ादी मिल जाती, या हो सकता है कि उस वक्त पाकिस्तान की मांग भी नहीं हुई थी, तो ये पाकिस्तान की मांग भी शायद धरातल पर सही साबित नहीं होती। तो आपने वो गलती वहां पर आप नहीं कर पाए, अपनी सरकारें छोड़ दी। 42 में जब सुभाष चंद्र बोस सक्सेसफुल होने लगे, उनकी तरफ जनता का आकर्षण बढ़ने लगा, भारत की जनता का, तो आपने आनंद फानंद में घबरा कर जो 1942 का आंदोलन शुरू कर दिया, जो सुपर डुपर फ्लॉप आंदोलन था। इस पर हम किसी अगले कभी बाद में हम पॉडकास्ट पूरा करेंगे। तो फाइनली आपको उसी रात सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल में बंद हो गई। तो फिर आपने खुला मैदान मुस्लिम लीग को दे दिया, और उसी बीच भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया 42 के आंदोलन में, और कम्युनिस्टों ने साथ दिया, और नतीजा ये हुआ कि वैक्यूम का जो फायदा इन लोगों ने उठाया, और जिन्ना के कद, जो आप सवाल पूछे, जिन्ना का कद बढ़ता गया। फिर एक गलती जो इसको कहते हैं, मतलब बहुत ब्लंडर जिसको माना जाता है, कि जब पुणे से, जो पुणे की जेल, माफ कीजिए जेल नहीं कहता मैं उसको, आगा खान पैलेस में जब गांधी जी बंद थे, तो जब गांधी जी को महल से जब छोड़ा गया, तो वो समय के पहले छोड़ दिया था। बाकी जो कार्य समिति थी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और अन्य जो बड़े बड़े नेता थे, वो अहमदनगर जेल, माफ कीजिएगा जेल फिर भूल गया, अहमदनगर किले के अंदर वो लोग बंद थे, तो उन लोगों को नहीं छोड़ा गया था। गांधी जी को थोड़ा जल्दी छोड़ दिया गया। तो गांधी जी के पास सलाह लेने के लिए कोई था नहीं। अब वो पत्र लिखे नहीं उन्होंने, क्यों नहीं किया। गांधी जी के कुछ ही, महादेव देसाई जैसे कुछ सलाहकार थे, या राजा जी उनके सलाहकार थे, जो बाद में समधी भी बने उनके, सी राजगोपालाचारी, भारत के दूसरे गवर्नर जनरल, ये इनके सलाहकार उस वक्त गांधी जी के बन गए थे। या किसके दिमाग की उपज थी, गांधी जी ने जिन्ना को पत्र लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान की मांग अभी बहुत असर नहीं दिख रहा था उसका। पाकिस्तान की मांग 1940 को भी यकीन नहीं होता होगा मेरा कैसे इतना कद बढ़ता चला गया है। अब कैसे कद बढ़ा? आपने पत्र लिखा, अब पत्र लिखा वहां तक भी ठीक था। पत्र में आपने जो एक शब्द लिखा, उसने जिन्ना को अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया, जमीन से ऊंचाई पे पहुंचा दिया। गांधी पहले व्यक्ति थे मुस्लिम लीग के नेताओं के अलावा, ये जिन्ना के चेले चमचों के अलावा, गांधी पहले नेता थे जिन्होंने जिन्ना को कायदे आजम के नाम से संबोधित किया। क्या बात कर रहे हैं आप? दुनिया में मोहम्मद अली जिन्ना को कोई गैर मुस्लिम या गैर मुस्लिम लीगी के अलावा किसी पहले व्यक्ति ने कायदे आजम बोला तो वो मोहनदास करमचंद गांधी थे। उन्होंने ये कहा, प्रिय कायदे आजम, बस यहीं पे खेल खत्म हो गया। और प्रिय कायदे आजम बोल के चिट्ठियां लिखना शुरू कर दी। उधर से जिन्ना ने चिट्ठियां लिखी। उसके बाद ये जिन्ना से मिलने पहुंचे। मिलने भी कोई न्यूट्रल प्लेस पे नहीं, जिन्ना का जो आज भी घर है मुंबई के अंदर, वहां पे मिलने गांधी जी चले गए, और कई दौर की इनकी बीच में बातचीत हुई। तो अब मैं अपने से बोलूंगा तो मेरे ऊपर ईश निंदा लग जाएगा, ब्लास्फेमी ना। गांधी जी की आलोचना करना तो इस देश में ब्लास्फेमी है। मैं तो झेलता हूं, मतलब मैं उनकी नीति का तो वैचारिक आलोचना करता हूं, लेकिन लोग मुझ पे ईश निंदा, ब्लास्फेमी के आरोप लगा देते हैं। इसलिए मैं इस बार ब्लास्फेमी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं हूं। मौलाना आजाद को कोट करूंगा। तो मौलाना आजाद अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि जब गांधी जी ने जिन्ना से मिलने का फैसला क्यों किया, ये हमारी समझ में नहीं आया। हम जेल में बंद थे, उनके शब्दों में वो जेल था, कि हम जब अहमदनगर जेल में बंद थे, तो जब हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा, भी यहाँ पे गौर करने वाली बात है, उनके पास रेडियो भी होता था, अखबार भी होते थे, सब सुविधाएं होती थी उस अहमदनगर किले में। तो मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि जब हमने जेल में अखबारों में पढ़ा कि गांधी जी जिन्ना से मिल रहे हैं, तो हम सब बहुत दुखी हुए। हम सब से मतलब है कि उनके साथ जेल में नेहरू भी बंद थे, सरदार पटेल भी बंद थे, आचार्य कृपलानी भी बंद थे। तो ये सभी शीर्ष नेतृत्व बहुत निराश हुआ कि यार गांधी जी क्या गलती कर रहे हैं, और ना इनने हमसे सलाह ली, पत्र लिख के ले लेते, कोई दूत भेज देते। तो गांधी जी ने हमसे बिना सलाह लिए जिन्ना से बातचीत शुरू कर दी। फिर मौलाना आज़ाद आगे लिखते हैं, मेरे शब्द नहीं है, प्रखर श्रीवास्तव के शब्द नहीं है, कि जब भारत के मुसलमानों ने देखा कि गांधी जी जिन्ना के पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो भारत के मुसलमानों को लगा कि जिन्ना कोई बड़ा नेता है, तो भारत के मुसलमान जिन्ना की तरफ मुड़ गए। तो इस तरह से जिन्ना जो है वो भारत के मुसलमानों का नेता जो है वो कांग्रेस की गलतियों की वजह से बन गया। और फिर जब ये गलती हुई, फिर 45 के चुनाव आ गए, 45-46 के चुनाव। 45-46 के चुनाव, दो तरह के चुनाव हुए, एक सेंट्रल असेंबली का और एक प्रोविंशियल असेंबलीज के। 95% मुस्लिम रिजर्व सीटों पे मुस्लिम लीग जीत गई, और उसी वक्त ये तय हो गया कि भाई मुसलमानों को नेता जिन्ना है, कोई और नेता नहीं है। भारतीय प्रांत के, जो मैं भारत के प्रांत की बात कर रहा हूँ, तो भारत के वर्तमान नक्शे की बात कर रहा हूँ, भर भर के वोट दिया। आज जो लोग बोलते हैं ना करण
कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े आ गए। निकाल लेना रिकॉर्ड 1945 के चुनावों के, तो इनके बाप दादाओं ने किसको वोट दिए थे 1 मिनट में साफ हो जाएगा। मैं किस्सा बताता हूँ अपना पर्सनल। मेरा एक दोस्त है, रायबरेली का है, दोस्त का जूनियर है, मुस्लिम है। तो मैंने उसको बताया कि 45-46 के चुनाव में देखो कैसे सारे मुसलमानों ने, खासकर भारतीय इलाकों के मुसलमानों ने, तमिलनाडु के मुसलमानों ने, कर्नाटक के मुसलमानों ने, आंध्र के मुसलमानों ने, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, सब जगह के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था, फिर भी गए नहीं। बोला नहीं सर, मेरे परिवार, मेरे इलाके में तो किसी ने नहीं दिया होगा। मैंने अच्छा कहाँ के हो तुम रहने वाले? तो सब रायबरेली का हूँ। मैंने वो नेशनल आर्काइव जो है उससे निकाला, वो रायबरेली सीट का जो प्रोविंशियल असेंबली का जो वो था, 98% उस इलाके के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया है। मैंने देख तेरे अब्बू जान, तेरे दादा जान किसको वोट दिए थे देख ले। बोला नहीं मेरा तो नहीं दिया होगा। मैंने कि भाई ये अब दिया कि नहीं दिया ये तो नहीं मुझे मालूम, ये तेरे इलाके का रिजल्ट मैं दिखा रहा हूँ 1945 का। 98% मुस्लिम सीट, मुस्लिम वोट जो है वो मुस्लिम लीग को मिला। अब तू तय कर ले तेरे दादा जान ने किसको वोट दिया था। अभी इस पे ओवैसी की एक स्टेटमेंट आई है, पता नहीं आपने ध्यान दिया उस पे कि नहीं, कि असल में तब वोटिंग का हक ही बहुत कम लोगों के पास होता बहुत था। अच्छी बात कही है। मैं तो चाह रहा था मुझसे, मैं देखिए मैं 2015-14 से ये बात हर मंच पर कह रहा हूँ। लोग मुझे पागल कहने लगे थे, बोले यार तुम हर बार 1945-46 के चुनाव की बात क्यों करते हो? मैं तब तक करता रहूंगा जब तक हर भारतीय को ये मालूम नहीं पड़ जाएगा, और खासकर हर मुसलमान को ये मालूम नहीं पड़ जाएगा कि उसके बाप दादाओं ने कितनी बड़ी गलती की थी। तब तक मैं चीख चीख कर हर मंच पर ये दोहराता रहूंगा, लोग मुझे पागल समझना समझें। पहली बार लेकिन जो आपने सवाल पूछा, ये आज तक मुझसे किसी ने पूछा, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैं आपको पॉलिटिकल कमेंटेटर इसलिए बोला कि अब आप बात को समझ पाएंगे। भारत में उस वक्त 14% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था टोटल आबादी में। उसमें जो टैक्स भरता हो, जिसके पास एक निश्चित जमीन हो, जो ग्रेजुएट हो, ठीक है, ये वोट डालने का अधिकार था। मुसलमानों में भी 14% मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार था। आप और हम, आप देश के सारे बड़े चैनल्स के अंदर, हिंदी अंग्रेजी दोनों चैनल के अंदर प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा बनते हैं। चुनावों के दौरान, बिहार चुनाव में आपने पूरा आकलन किया, इसके पहले आप 2024 के चुनाव का आपने आकलन किया। आपकी एक प्रतिष्ठा है। आप जब आकलन करते हैं, आपके सामने जब एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के नतीजे होते हैं, तो कितने % लोगों के ओपिनियन पोल होते हैं? 1,60,000 की जो सैंपल साइज होता है, उस पर आप पूरा एग्जिट पोल निकाल लेते हो, करीब करीब सही निकलते हैं। कुछ एग्जिट पोल तो सही निकलते हैं, 75% एग्जिट पोल करीब करीब सही निकलते हैं, या जो वो दिशा बताते हैं कि इसकी सरकार बनेगी, वो 85% तक सही निकलता है। मैं 25 साल का, मेरा भी अनुभव है एक पत्रकार होने के नाते। सैंपल साइज क्या रहता है करंट? 1 लाख, 1.5 लाख, बिल्कुल 4 लाख, 6 लाख, और कई बार तो 50,000 भी सैंपल साइज रहता है ओपिनियन पोल का, लेकिन वो इंडिकेट कर देता है कि सरकार किसकी बनेगी। नंबर एक बात। तो 14%, मतलब अगर सोचिए कि उस समय 10 करोड़ मुसलमान थे भारत के, अखंड भारत के अंदर 10 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन थी। भारत की 25% आबादी का 10 करोड़ मुसलमान होते हैं वो। उसमें से 1 करोड़ 40 लाख लोगों का सैंपल है वो। ये सैंपल साइज, ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो गया। 14% आप समझ रहे हैं? अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ, बहुत ही हो सकता है किसी को बात चुप जाए। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर ने कहा करण यार मुझे लग रहा है कि तुमको डेंगू है, जरा एक ब्लड टेस्ट करवा लो। तो क्या करण जब लैब में जाता है पैथोलॉजी में, तो क्या पूरे अपने शरीर का 6 लीटर खून दे देता है? कितना खून देते हो अपना जब आप ब्लड टेस्ट होता है आपका? वही बस थोड़ा सा ही 4 ml देते हो ना। तो आपके शरीर के अंदर क्या बीमारी है ये पता करने के लिए सिर्फ 4 ml खून चाहिए होता है। पूरे शरीर का 6 लीटर खून नहीं निकालना पड़ता। तो ये जो बीमारी थी पाकिस्तान नाम की, जो ये बीमारी थी वो कि हमारा उम्मा, हमारा मुल्क, इस्लाम के नाम पे मुल्क, ये जो विभाजनकारी सोच थी, इस बीमारी का पता लगाने के लिए 4 मिलीलीटर खून काफी था। तो ये जो सैंपल साइज है ना बहुत बड़ा है। और फिर ये तो फिर वही बात होती है पैन इंडिया, हाँ पैन इंडिया, ये नहीं कि बाइकुल्ला में भी हर जगह। सबसे आश्चर्य की बात ये है कि तमिलनाडु का जो मुसलमान था, तमिलनाडु में बहुत 2 बड़े नेता, आज भी जो मुस्लिम लीग जिससे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में चुनाव जीतकर जिसके सहयोग से पहुंचते हैं, वो क्या था, वो इंडियन मुस्लिम लीग के आगे वो यूनियन लगा दिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना लिया। अंतर तो नहीं है। जैसा नवाब इस्माइल खान का नाम बताया, इन्हीं के एक हम नाम थे, मोहम्मद इस्माइल खान। उनको दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था। और उनके एक साथी होते थे बी पोकर बहादुर साहिब। ये साउथ के सबसे बड़े नेता थे मुस्लिम लीग के। जब भारत का बंटवारा हो रहा था 1940 के बाद से, जब भूमिका बंधना शुरू हो गई, तो इनको
और इनके जो पूरे दक्षिण भारत के मुसलमान थे, इन सबको मालूम था कि अगर कभी पाकिस्तान बना तो कम से कम दक्षिण भारत का तो कोई हिस्सा पाकिस्तान नहीं जाएगा। तब भी ये वोट देते रहे। क्यों? अपने बिरादरान जो बैठे हुए हैं उस तरफ, उनका एक अलग मुल्क हो जाएगा तो हमारी सेफ्टी हो जाएगी। कल को कुछ हुआ तो वो इन पर हमला करके हमारी सुरक्षा करेगा। उम्मा तो ये वोट देते रहे। आपने कभी कोई पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान बन गया, आपने कभी पाकिस्तान में आपने पाकिस्तान में भोपाली बोलने वाले मुसलमान देखे होंगे। AQ खान जिन्होंने पाकिस्तान का परमाणु बम बनाया, भोपाल से माइग्रेट होकर गए थे वो। और AQ खान तो अब नहीं रहे। उनके पुराने इंटरव्यू गारंटी दे रहा हूँ, यूट्यूब में आप यूट्यूब में सर्च कीजिए AQ खान का इंटरव्यू, सुन लीजिए। जैसे सूरमा भोपाली बोलता है ना शोले फिल्म में, जी जी, उसी भाषा के अंदर मरते दम तक AQ खान जो है पाकिस्तान में भोपाली बोलते रहे। मैं मजाक कर लेता हूँ थोड़ा लाइटर वे में, वो ऐसे बोलते थे। मैं हालैंड में था तो हालैंड से मेरे को भुट्टे सामने बुलाया तो मैं आ गया, मतलब ये भोपाली टोन में बोल रहा हूँ। इसी टोन में AQ खान बात करते थे। आपने पंजाबी बोलने वाले मुसलमान देखे, आपने लखनवी बोलने वाले मुसलमान पाकिस्तान में देखे, ठीक है। आपने कभी कोई साउथ इंडियन टोन में बोलने वाला मुसलमान देखा पाकिस्तान के अंदर? वोट तो दिए, कहा एक भी नहीं। तो ये मैं बता रहा हूं। तो ये पॉइंट अब बी पोकर बहादुर साहब और मोहम्मद इस्माइल खान, वो नवाब इस्माइल खान थे मेरठ के, ये मोहम्मद इस्माइल खान थे, ये दोनों भारत भी रह गए। इनने मुस्लिम लीग क्या इंडियन यूनियन लगा दिया, IUML बन गया, और वो कांग्रेस के साथ 20 साल बाद ही सरकार में साथ में रह गए थे। 20 साल बाद ही केरल में सरकार बना ली थी इनने मिलके। राज्यसभा 1972 तक राज्यसभा सदस्य रहे वो इस्माइल साहब। और आज देखो वायनाड से चुनाव लड़ते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ चुनाव जीतकर पहुंचते हैं। तो ये हुआ है भारत के बंटवारे के नाम पर मजाक। जो पॉपुलेशन एक्सचेंज जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसकी बात अंबेडकर साहब करते थे। उन्होंने खुलकर कहा कि जैसे टर्की और ग्रीस के बीच में जो जनसंख्या का अदला बदली हुई, ऐसी अदला बदली होना चाहिए। और आपको ये बात बता दूं, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, जिन्ना ने प्रपोजल दिया जब सितंबर अगस्त तक आते आते पंजाब में हालत बहुत हद से बिगड़ गए, तो जिन्ना भी घबरा गया वह हिंसा देखकर, क्योंकि पंजाब में पलटवार शुरू हो गया था भारत के पंजाब के अंदर। क्योंकि जो उधर पंजाब में हिंदू और सिखों के साथ किया गया, उसका पलटवार यहाँ पे होना शुरू हो गया था। तो जिन्ना घबरा गया। तो जिन्ना ने प्रपोजल दिया कि हमको सरकारी स्तर पर, अभी तो क्या हो रहा है कि लोग इकट्ठे होते हैं, रेड क्रॉस या उस समय की जो संस्थाएं थी वो आपस में अपना भीड़, एक कॉन्वॉय या काफिला बनाया और पार्टीशन में आ जा रहे थे लोग एक दूसरे, मतलब अपना स्थान छोड़ के। बोले सरकारी स्तर पर सरकार की देख रेख में प्रॉपर एक प्लान बना के हमको पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लेना चाहिए। और इसके पहले 2-3 बार वो प्रपोजल दे चुका था। इवन आज़ादी के पहले भी जिन्ना ने प्रपोजल दिया था कि जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं वहां से हिंदुओं को माइग्रेशन कर जाना चाहिए, जो हिंदू बहुल राज्य है वहां से मुसलमानों को माइग्रेशन कर दिया जाना चाहिए था। इन नोआखली के समय और बिहार दंगों के समय उसने बोल दिया था। ये दंगे 47 मार्च में हुए थे। सितंबर में आके उसने प्रॉपर एक प्रपोजल दिया जिन्ना ने, कि ये पॉपुलेशन का एक्सचेंज कर लो भाई, नहीं तो बहुत लोग मरेंगे। तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, तो एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ये प्रपोजल दिया, आप इस पे क्या कहेंगे? तो नेहरू का जो जवाब था बड़ा हास्यास्पद था। ये जिनको कहते हैं ना युग दृष्टा, दूरदृष्टि, मतलब क्या लोग थे और क्या इनके पास। तो नेहरू ने जवाब दिया कि ये संभव नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, भारत पर आर्थिक बोझ आ जाएगा। अब ये तर्क देकर उन्होंने मना कर दिया। अब जो आर्थिक बोझ की बात करी, आर्थिक बोझ का देखिए, इनको युग दृष्टा कहा जाता है नेहरू को। भारत के बंटवारे के बाद पूरे ही पंजाबी, पूरे ही सिंधी, पूरे ही हिंदू आ गए ना भारत। 10 साल के अंदर करीब उसका छुटपुट आते रहे, मैक्सिमम तो आ गए। जहां 25% है वहां पे 6-7% बचे, आज 1-1.5% है पाकिस्तान, सारे आ गए। आपकी अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ा? इनफैक्ट पाकिस्तान से आए सिंधी हो, पाकिस्तान से आए पंजाबी हो, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में 10 गुना ज्यादा योगदान दिया। 10 गुना, मैं गलत नहीं बोल रहा, 10 गुना। मैं और लिबरल बात करता हूं, मैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं कि भारत में आर्थिक क्रांति का जो सूत्रधार है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कहां से आए? पंजाब, पाकिस्तान से आए ना। तो पाकिस्तान से आने वाले पंजाबियों और सिंधियों ने भारत की प्रगति में महान योगदान दिया। हम सबको कोई नकार नहीं सकता। वो रिफ्यूजी होकर उन्होंने हमारी जो इकोनॉमी में योगदान दिया। तो आर्थिक आप पर बोझ नहीं बने, वो आपकी अर्थव्यवस्था को उन्होंने चार चांद लगाए। MDH मसाले, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, MDH मसाले वाले। तो अब ये एक पहलू हो गया। दूसरा आर्थिक की बात करता हूं
भारत में आज सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है? किस कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं? भारत में आज सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं मुसलमान। बिल्कुल। किसी भी सरकारी स्कीम में जाइए, सरकारी दफ्तर, सरकारी मैं अस्पताल तो में एक आंकड़ा आपसे साझा कर दूं, बिल्कुल। 33 से 36%। आबादी कितनी है? जो लास्ट सेंसस है उसमें 14%। 14% आबादी, हाँ। आपकी 33% लाभार्थी हैं। सोचिए। ठीक है, तो आर्थिक बोझ कौन बना? तो आज जो आप 14% लोगों पर अपने 33% आपकी जो स्कीम्स है लाभार्थी की, वो उस पर आप इन्वेस्ट कर देते हो। अगर पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जाता, पूरी तरह से बंटवारा हो जाता, अदला बदली हो जाती जो होना चाहिए थी, और चूंकि आपने वोट भी तो दिया था ना, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा था। भाई आपने पाकिस्तान के लिए वोट दिया तो ठीक है, जाओ फिर वहां पर। भाई कुछ सोच के दिया होगा ना। जी जी। भाई जिन्ना ने ये कहा था ना, क्रिएटिंग ए न्यू मदीना, हाँ, उसने पाकिस्तान को मदीना नाम दिया था। रियासत मदीना। रियासत मदीना, जिसको बाद में इमरान खान ने हाँ। आगे बढ़ाया। तो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट मोहम्मद अली जिन्ना का था, और उसी में आपने वोट दिया कि एक मदीना जैसा ही एक आदर्श राज्य की आपने कल्पना के आधार पे वोट दिया। तो जाइए, तो अब जाते तो आर्थिक, भारत की जो आर्थिक स्थिति है बहुत बेहतर होती, भारत की सांप्रदायिक स्थिति बहुत बेहतर होती, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत बेहतर होता। आज हमारे जो आतंकवाद और अलगाववाद की जो स्थिति है वो होती ही नहीं शायद। प्रखर भाई, जब आप इन सब चीज़ों पे विचार करते हो आज भी, जैसे अभी मैं सुन रहा हूँ आपसे, खून भी खौल उठता है, एक अजीब सी तलब भी आती है, अरे काश उसने यहाँ ये कर दिया होता, इसने यहाँ ये कर दिया होता। आप इससे आज भी जूझते हो? कैसा लगता है आपको जब आप इस पे इतना गहरा मंथन करते मुझे हो? तो खून जब खौलता है जब लोग अपने समाज द्वारा की गई गलतियों को नहीं मानते। मेरा खून वहां पर खोलता है। देखिए, मेरे दादाजी ने क्या किया था उसको लेकर आज मेरे साथ किया जाए, मैं उसको सहमत नहीं हूं उस विचारधारा पे, लेकिन मेरे पूर्वजों ने कोई गलती की थी ये तो मुझे स्वीकार करना चाहिए। मुझे बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं। और आप जैसे मैं आपको बड़ा दिलचस्प चीज़ बताता हूँ, मतलब लाइटर नोट, मेरा ऑफिस इंडिया गेट के पास है। इंडिया गेट के दिन आप सैटरडे संडे को चले जाओ, वहाँ पे एक खास मुस्लिम लोगों की काफ़ी भीड़ रहेगी, और बड़े गर्व के साथ जो है वो इंडिया गेट की दीवारें देखेंगे, वह इतने शहीद, इतने कुर्बानी दी। अरे भाइयों, बेहुदा मूर्खों, ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सैनिकों के नाम लिखे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम नहीं है। ओवैसी ने बोला ये। हाँ, ओवैसी ने बोला। गलती, कितना झूठ बोल के आगे बढ़ गया वो। हाँ। मैं वर्तमान मुस्लिम समाज जब ये बहस करता है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तब मुझे थोड़ा मैं बड़ा बुरा लगता है मुझे। भाई नहीं है शामिल, भाई तुम्हारा खून शामिल नहीं है यार। तुम्हारा खून जो है वो शामिल है पाकिस्तान बनाने में। सच को स्वीकार करो ना। अगर हमारे वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में हमने एक वर्ण के प्रति हमारे पूर्वजों ने अगर कोई अत्याचार किया तो आज हम उसको स्वीकार करते हैं ना। आज हमारी नीतियों में, सरकार की नीतियों में झलकता है ना। आज हम रिजर्वेशन को स्वीकार करके बैठे हुए हैं ना। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि एक हमारे समाज के एक तबके के साथ, हमारे सनातन धर्म के एक तबके के साथ, एक वर्ण के साथ गलत हुआ, हम उस गलती को मानते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। कोई मना नहीं करता कि ये हमारे यहाँ छुआछूत नहीं थी, या आज भी उसके कुछ अंश नहीं, हम स्वीकार करते हैं ना। लेकिन दिक्कत यह है मुस्लिम समाज के साथ कि उनके 2-3 पीढ़ी पहले जो गलती हुई है, जो उनके मतलब बहुत दादा परदादा के ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है। चल रहा है ना ये तो आज भी मांगे जय फिलिस्तीन उसकी वजह ये है ना करण कि जब आप गलती अपनी नहीं मानेंगे कि मेरे दादा ने ये गलत किया था, मेरे दादा ने मुस्लिम लीग का साथ देकर गलत किया था, मेरे दादा ने पाकिस्तान मूवमेंट में साथ दिया था, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, या मेरे ही समाज के लोगों ने ये 2 पीढ़ी पहले गलती करी थी। जब तक आप इस गलती को स्वीकार नहीं करेंगे ना, तब तक फिर आपका माइंडसेट वही रहेगा जो आज है। अब इसमें एक गलती हमारे सरकारों की भी है। बताइए। और सरकारों की है, मैं ही बता रहा हूं उस माइंडसेट की गलती के पीछे। सरकारों की गलती है, इतिहासकारों की गलती है, और हमारे देश के बुद्धिजीवियों की गलती है कि कभी किसी को बताया नहीं गया। 1945-46 का जो चुनाव है, जो पाकिस्तान मूवमेंट जो पूरा है, जो लखनऊ से संचालित हो रहा था, जो अलीगढ़ से संचालित हो रहा था, जो भारत के शहरों से संचालित हो रहा था, दिल्ली से संचालित, उसके बारे में इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो गलतफहमी क्या होती है कि उनको बताया ही नहीं गया कि भाई तुम लोगों तो, तुम्हारा दादा जान तो ये करके जा चुके हैं, ये कांड किया था उन्होंने। तो गलतफहमी में एक संसार में जी रहे हैं। फिर राहत इंदौरी जैसे लोग शेर लिख देते हैं, सभी का खून शामिल है। तो ये यहां पर प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जी, एक दिन बैठक में मैंने बोल दिया, डिबेट में मैं एंकर कर रहा था, और मैंने कहा कि भारत दुनिया का वाहिद इकलौता मुल्क है, ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने आजादी के अगले दिन
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी इमारत को, उस जैसी संस्था को बर्दाश्त किया। अगर भारत की जगह कोई और मुल्क होता तो 15 अगस्त को आजादी लेने के बाद रात में जश्न वगैरह मना, नेहरू जी ने भाषण दिया, आधी रात को नियति से मिलन, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण होने के बाद 16 अगस्त की सुबह 9 बजे जो पहला ऑर्डर निकलना चाहिए था भारत सरकार की तरफ से, वो ये निकलना चाहिए था। उस समय बुलडोजर किस तरह के होते थे मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इमारतें गिराने की तो तकनीक तब भी मौजूद थी। पहला ऑर्डर ये निकलना चाहिए था कि सुबह 9 बजे, 16 अगस्त 1947 की सुबह 9 बजे पहला ऑर्डर ये निकलना चाहिए था कि ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की इमारत को निस्तानाबूद कर दो। कोई और देश होता वो यही करता। पोलैंड ने यही किया। पोलैंड में जब कब्जा हो गया रशिया का, और जब वो हटे तो उन्होंने एक चर्च को गिरा दिया, क्योंकि वो रशियन लोगों ने उस चर्च को बनाया था। तो ऐसी कोई भी इमारत जिसने भारत के 2 टुकड़े करवाए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना के शब्द हैं कि उसने कहा था कि ये मेरा आर्सेनल है, AMU मेरा आर्सेनल है, मेरा शस्त्रागार है। अच्छा। पाकिस्तान का जो थॉट है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पनपा है। उसको खाद पानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने दी है। आपको हो सकता है बहुत कोई AMU के पास आउट बड़े ऑफेंड फील करें, अपने आप को लिबरल सेकुलर कहने वाले मेरे लिए नीचे गालियां लिख सकते हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूं, उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हो। अब नेहरू जी तो उनकी धर्मनिरपेक्षता पर लिबरल, दूरदृष्टि, युग दृष्टा, इस पे तो भाई क्या ही नहीं उनके चेले तो सवाल हैं लोग। वो खुद AMU के बारे में लिखते हैं कि भारत के हर अलगाववादी आंदोलन में AMU की विचारधारा शामिल रही है। हर मुस्लिम आंदोलन जिसको वो बुराई की नजर से देख रहे हैं नेहरू, उसके अंदर AMU का हिस्सा शामिल रहा है। वो लिखते हैं कि मुस्लिम कट्टरपंथियों, मुस्लिम अलगाववादियों और अंग्रेज प्रिंसिपल की देखरेख में यहां पर एक अंग्रेज परस्त छात्रों का हुजूम तैयार हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सर सैयद का जिक्र और AMU का जिक्र करते हुए लिखा है। और 1948 का जो तीसरा हफ्ता था, उसमें AMU के अंदर जब कॉन्वोकेशन हुआ, तो उसमें जब नेहरू जी को मुख्य अतिथि बना के बुलाया, तो वहां पर जो नेहरू का जो भाषण है वो पढ़ लीजिए। नेहरू ने वो भाषण दिया है वहां पर AMU में, जिसको अगर मैं उसमें से जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटा दूं तो आपको लगेगा कि भाई ये तो कोई RSS का या RSS के सरसंचालक का भाषण है। उसमें नेहरू कहते हैं कि मुझे अपनी विरासत पे गर्व है। वो AMU में मुस्लिम छात्रों को संबोधित करते हुए नेहरू कह रहे हैं कि मुझे अपनी विरासत पे गर्व है, लेकिन क्या आपको अपनी विरासत पे गर्व है? वो जब विरासत का उल्लेख कर रहे हैं तो वो हिंदू विरासत का उल्लेख कर रहे हैं नेहरू। अच्छा। कि मैं अपने विरासत में अपने रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, अर्जुन, राम को अपना विरासत अपनी मानता हूं, क्या आप उनको अपनी विरासत मानते हैं? और फिर नेहरू कहते हैं कि आने वाले पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ समय में आपके दिमाग में भर दिया गया है कि आपकी विरासत हमारी विरासत से अलग है। मतलब उन्होंने जो अलगाववादी मानसिकता है जो AMU में पल रही थी, जो जनवरी 1948 के महीने तक मौजूद थी, उसको उन्होंने संबोधित किया नेहरू ने। अब अगर प्रकाश श्रीवास्तव 2025 में कह रहा है कि भारत को तो आजाद होते से पहला काम AMU को निस्तानाबूद कर देना चाहिए, तो क्या गलत कह रहा हूं? थोड़ा सा बताइए जरा, AMU की क्या भूमिका रही थी इस देश के बंटवारे में, थोड़ा सा इस पे प्रकाश। इसको पढ़ने की सबसे अच्छी पुस्तक है जो बहुत न्यूट्रल बुक मैं मानता हूं, वो है यास्मीन खान है, ऑक्सफोर्ड के अंदर हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, पाकिस्तानी मूल की हैं। उन्होंने भारत के पार्टीशन पे एक बहुत अच्छी सुंदर पुस्तक लिखी है। तो वो उसका हिंदी में अनुवाद है भारत विभाजन के नाम से। उस पुस्तक में पूरा उन्होंने AMU का वर्णन किया है। तो AMU का जब आप वर्णन पढ़ेंगे उस वक्त का, कि AMU के अंदर जो प्रिंसिपल्स बनते थे पहले, वो अंग्रेज बनते थे और वो अलगाववाद पैदा कर रहे थे सर सैयद के समय। सर सैयद की बहुत गलत एक बड़ा पॉजिटिव इमेज भारत में बताई जाती है। सर सैयद बेसिकली द्विराष्ट्र के भारत में कोई पहला जनक है, 2 नेशन थ्योरी का, तो सर सैयद है 1887 में आई थिंक, जो मेरठ और लखनऊ के जो उनके 2 भाषण है, जिसपे उन्होंने कहा कि आओ हमारे भाई अफगानिस्तान से उतरेंगे और मुकाबला कर लेंगे, और जो तलवार जिसकी शमशीर, कलम से मुकाबला नहीं होगा, शमशीर से मुकाबला होगा, जो जीतेगा वो हिंदुस्तान पे हुकूमत करेगा, और अंग्रेजों ने हमसे हुकूमत ली है तो हमें वो हुकूमत दी जाएगी। हिंदुओं को तो सरकार चलाने के एक्सपीरियंस ही नहीं है तो गुलाम है। इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते थे। हाँ, उनके जो भाषण बताए जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एक दुल्हन की 2 आंखें हैं, जो वो सुंदर वाले भाषण, वो सब उन्होंने वहां दिए जहां उन्हें AMU से हिंदू धनाढ्य व्यापारियों से चंदा लेना होता। तो जहां उनको चंदा लेना होता था हिंदू व्यापारियों से, हिंदू राजाओं से, वहां पर वो इस तरह की गंगा जमदी बातें करते थे। और जहां पर उनको
असली अपनी एएमयू के विचारधारा बतानी होती थी तो वहां पर वो जिहादी बातें करते थे। तो एएमयू उसी बीच उसमें वहां पे वही रोपे गए। एएमयू में तो कपड़े फाड़े गए वो मौलाना आजाद टाइप नेताओं के। वहां पर पूरी तरह से कब्जा था, वो मुस्लिम लीग का कब्जा था। तो जब 1945-46 का चुनाव होता है, ये आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि 1945-46 का चुनाव, जिस पर हमने इतनी लंबी चर्चा करी, उस साल 1945-46 का जो सत्र था, जिसको हम एजुकेशन कैलेंडर बोलते हैं, उस साल एएमयू में एग्जाम पोस्टपोन कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि एएमयू के जो छात्र थे वो पढ़े लिखे होते थे, उनकी पूरी मुस्लिम लीग को जरूरत थी अपने चुनाव प्रचार में। तो आज जैसे सोशल मीडिया जैसा संसाधन तो नहीं है कि यहाँ दिल्ली से बैठकर आपने माहौल बनाना शुरू कर दिया एक विचारधारा के प्रति, तो बाकायदा वर्णन मिलता है। एएमयू का सर्कुलर है कि हम ये चुनाव जो है ये परीक्षा रद्द करते हैं क्योंकि छात्र चुनाव में बिजी रहेंगे। तो प्रॉपर एएमयू के छात्र एनडब्ल्यूएफपी पेशावर के भी आगे कूट वोट, जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे तालिबान की एक तरह से हुकूमत चलती, उन इलाकों में जाके प्रचार करके आए मुस्लिम लीग के लिए। अच्छा, ठीक है। फिर यास्मीन खान अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि एक रिकॉर्ड में उनको मिला कि खुद एएमयू का जो समय स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष था, उसने वहां पर 1946 में दंगा हुआ था, उसमें एक 10 हिंदुओं का कत्ल किया था, खुद स्वीकार किया। तो एएमयू के जो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो हिंदुओं के खिलाफ हत्याएं करते थे, दंगे करते थे। फुट सोल्जर्स थे ये, फुट सोल्जर्स थे, और वो भी पढ़े लिखे, जो भी जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स पकड़ाए ना, उस तरह के। तो ये आर्सेनल इसको ऐसा कहा जाता था। अब आपको किसी, जो मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि जो नेस्तानाबूद कर देना था 16 अगस्त 1947 को एएमयू को, क्यों? उसका जो साइड इफेक्ट है वो आज़ादी के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। मैं बहुत एक दिलचस्प रिसर्च मेरे हाथ लगा था, जिसको मैंने कई लोगों को बताया, हालांकि इतना जिक्र मैंने उसका किया नहीं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं कि अक्टूबर 1947, भारत अभी आज़ाद हो गया अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हुए हैं, एएमयू चल रहा है। एएमयू में अगस्त के तीसरे महीने में 14 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर के बीच एक विज्ञापन लगाया गया, बाकायदा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लगाया। वो विज्ञापन किसका था? पाकिस्तान की सेना की तरफ से, कि पाकिस्तान की सेना युवाओं की भर्ती कर रही है। हम निवेदन करते हैं, हम चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो यहां पर आवेदन करें पाकिस्तान की सेना के लिए। यहां पर हमारी एक पाकिस्तान की सेना की एक टीम आएगी, आपका वो सिलेक्शन करेगी और आपको पाकिस्तान सेना के अंदर ग्रांट किया जाएगा। ये विज्ञापन लगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 7 दिन तक। बात सामने आ गई तो गोविंद बल्लभ पंत, जीवी पंत जिनको हम कहते हैं, उस समय उप मुख्यमंत्री होते थे यूनाइटेड प्रोविंस के, उत्तर प्रदेश के। उन्होंने ये बात, चूंकि गृह मंत्रालय से रिलेटेड मामला था, तो उन्होंने सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी नेशनल आर्काइव में मौजूद है, मैंने स्वयं देखी। और फिर सरदार पटेल ने एक्शन लिया, उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को चिट्ठी लिखी, बंद करवाओ। और तब तक आते आते आ गई थी 27 अक्टूबर 1947। तारीख की क्यों बोल रहा हूं मैं करण, इस तारीखों को मैं इसका मतलब बताऊंगा आपको। तो 27 अक्टूबर को फिर वो हटाए गए और फिर उस पर एक्शन लिया गया और बोला कोई पाकिस्तान की आर्मी की टीम यहां पे आके भर्ती कैंप नहीं लगाएगी। तो सोचिए 14 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर 1947, तारीखें नोट करना, मेरी घंटी जग चुकी है। भर्ती कैंप लग रहा है, उसकी तैयारी चल रही है एएमयू में। अब तारीख पे आता हूं मैं, ये 14 अक्टूबर और 27 अक्टूबर की तारीख के बीच में कबायली कश्मीर के अंदर घुसना शुरू हो चुके थे। तो जो कश्मीर में कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना घुस रही थी, उसकी फुट सोल्जर्स को प्रॉपर सोल्जर्स बनाने के लिए एएमयू में कैंप लगाया जा रहा था। तो आप ये कहते हो कि अगर 14 अगस्त और 15 अगस्त के दरमियानी रात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मानसिकता बदल गई होगी, तो कैसे बदली? है तो उसके बाद हुआ ना, ये तो उसके बाद हुआ। खुद अपने महाभारत जिन्होंने लिखी है, रहीम मासूम रजा, महाभारत सीरियल लिखा है, माफ कीजिएगा, महाभारत सीरियल जिन्होंने लिखा है, रहीम मासूम रजा, उन्होंने खुद अपने, मेरे को याद नहीं उनकी पुस्तक का नाम, एक व्यंग्य में उन्होंने लिखा कि अलीगढ़ के लोग ये तो बड़े गर्व से बताते हैं, एएमयू के छात्र, कि लियाकत अली खान हमारे पूर्व छात्र थे, लेकिन कभी वो ये नहीं बताते कि लाला मरनाथ भी यहाँ पर पढ़े थे। लाला मरनाथ जो भारत के क्रिकेटर थे, कप्तान थे। तो ये हर समय एएमयू के अंदर की मानसिकता थी, जिसने हमेशा पाकिस्तान की लीडरशिप पर गर्व किया कि यहाँ के पास आउट लिया। आप निकाल के देख लीजिए, पाकिस्तान के बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, अब तो लंबे लंबे समय तक रहते हैं। पहले हर आपके जितने दिन में टूथब्रश आप यूज करके फेंक देते हो, उतने दिन में प्रधानमंत्री बदल जाता है। प्रधानमंत्री ने टर्म तो कंप्लीट किया नहीं आज तक वहाँ।
तो वो सब अलीगढ़ के थे, शुरुआती दौर के एमयू के पास आउट बहुत रहे। तो पूरी जो पाकिस्तान की लीडरशिप, मुस्लिम लीग की लीडरशिप, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, अयूब खान कहाँ के पास आउट थे? जो पाकिस्तान के पहले सैनिक तानाशाह बने अयूब खान, वो एमयू के पास आउट थे। तो एमयू ना सिर्फ बेचारे खाद पानी दी उसने पाकिस्तान के विचार को, बल्कि फुट सोल्जर्स दिए और बल्कि तन मन धन से एमयू ने मदद करी। तो ये सब नासूर हैं जो आज हमारे भारत की धरती पर बिखरे हुए हैं। और आज जब मैं ये बात कह रहा हूं, आज 2025 में जब हम ये बात कर रहे हैं, क्या आज भी जिन्ना की तस्वीर एमयू में नहीं लगी हुई है? हाँ, मैं इसी पे आ रहा था। तो वो डीएनए नहीं बदला ना भाई, वो डीएनए नहीं बदला। अब हम जब ये बात करते हैं, हम पे आप सांप्रदायिक होने के आरोप लगा देते हैं, हम पे आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, रे तो इस तरह की मानसिकता है इनकी। तो और एक बात मुझे बताइए, जब आप नेहरू, किसी और देश में हो सकता है ये, मतलब मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा। पता है तुष्टिकरण है, पर इस लेवल का और तुष्टिकरण। अगर आप कह रहे हो 1916-15 अगस्त की बात, तो चलो वो जो सुधर गए, तो फिर वो कैंप क्यों लगा रहे थे पाकिस्तान आर्मी के तो लिए? जो नेहरू ने, आपने जैसे बताया, 1948 में स्पीच दी वहां जाके, जनवरी में, गांधी जी की हत्या के 7-8 दिन पहले। तो तब उनकी स्पीच में जो तेवर थे, वो समझ तो गए थे कि भाई क्या है एएमयू और क्या है इनकी मानसिकता। उसके बाद एक सीरीज ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट मूव्स आए, जिसपे मैं चाहता हूं आप प्रकाश डालें थोड़ा सा। और उनके दिमाग में चल क्या रहा था तब? जान तो वो गए थे कि क्या इनकी विरासत है, क्या इनकी सोच है, क्या चल रहा था नेहरू का उस क्या समय? इसमें बहुत बहुत दिलचस्प सवाल है। असल में नेहरू की जो स्पीच की बात कर रहे हैं, उस वक्त सरदार पटेल भी इसी तरह की स्पीच दे रहे थे। हाँ। सरदार पटेल की स्पीच थी, क्या थी? कलकत्ता की, वो यूट्यूब में आज भी पड़ी हुई है कि 3 करोड़ मुसलमान जो यहाँ पड़े हैं वो एक रात में कैसे देशभक्त हो गए। लखनऊ में उन्होंने कहा 2 नावों की सवारी मत करो, जिनकी श्रद्धा पाकिस्तान में, पाकिस्तान चले जाओ। मतलब ऐसी भाषा तो आज कोई बोल दे तो पूरा देश उसके पीछे पड़ जाए। सरदार पटेल ऐसी, और उसी वजह से जो गांधी जी का आखिरी अनशन है वो सरदार पटेल से नाराज होकर 55 करोड़ रुपए देने और सरदार पटेल के इन भाषणों के खिलाफ ही वो अनशन है। उसी वक्त नेहरू जो भाषण देते हैं उस पर रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि नेहरू ब्रिटेन के पढ़े हुए व्यक्ति थे, उनकी साहित्यिक अंग्रेजी भाषा थी। और जो ये भाषण मैंने बताया विरासत वाला, ये अंग्रेजी में दिया हुआ है। सरदार पटेल जो थे, उन खुद गांधी जी उनके बारे में कहते थे कि यार सरदार के मुंह से बात निकली कि वो आग का गोला हो गई। नेहरू चूंकि वो पॉलिश्ड ब्राउन साहब थे, तो उनकी भाषा के अंदर वो एक सुचिता थी, तो वो उस तरह की नजर नहीं आई। लेकिन उनको जिस तल्ख भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था, जो बदमाश होता है ना क्लास का, उसको जो क्लास का टीचर होता है वो अलंकारों की और शेक्सपियर की अंग्रेजी में नहीं समझाता। उसके लिए खास शब्द होता है जो मैं अंग्रेजी और हिंदी में जो बोलते हैं, 2 शब्दों से मिलकर एक गालीबंद, वही भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए थी जो सरदार पटेल कर रहे थे। तो नेहरू ने भाषण तो दे दिया, ज्ञान दे दिया, विरासत, साझी विरासत और ये सब। वहां पर भाषा की जरूरत ये थी जो सरदार पटेल की भाषा थी कि एक रात में तुम देशभक्त कैसे हो गए, निष्ठा साबित करो। सरदार पटेल निष्ठा साबित करने की बात करते थे कि मुसलमानों को निष्ठा साबित करनी पड़ेगी इस देश में। ये भाषा की जरूरत थी एएमयू के अंदर, वो नेहरू ने नहीं दी। नेहरू ने शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उस तरह की जो है ना वो अलंकारों वाली भाषा इस्तेमाल की, विरासत, साझा, ये है ना, अनाड़ीपन था या वोट बैंक साधना? वोट बैंक। अब वोट बैंक, अब आप सोचेंगे नेहरू को क्या वोट बैंक की जरूरत है? वहां तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, आज वोट बैंक की जरूरत हो सकती है। आरजेडी को मुस्लिम वोट बैंक की, अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट बैंक की, या कांग्रेस को कहीं मुस्लिम वोट बैंक की। उस समय तो कांग्रेस का एक छत्र राज था? नहीं, कांग्रेस एक मंच था। कांग्रेस में अलग अलग विचारधारा थी। कांग्रेस में सरदार पटेल का संगठन पे इतना बड़ा कब्जा था कि नेहरू कहीं नहीं ठहरते थे। जब प्रधानमंत्री चुनने की बारी आई तो 15 में से 13 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम लिया, 2 ने आचार्य कृपलानी का नाम लिया और 1 ने पट्टाभी सीतारमैया का नाम लिया। जब भारत आजाद हो गया और कांग्रेस की कमान आचार्य कृपलानी के पास आ गई, और आचार्य कृपलानी से भी जब इनकी नहीं बनी और आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया, तो गांधी जी चाहते थे कि आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस अध्यक्ष बने। सरदार पटेल ने कहा नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया। सरदार पटेल की संगठन में ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो उन्होंने सी राजगोपालाचारी को नेहरू बनाना चाहते थे, उन्होंने सरदार राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया। एक और एग्जांपल देता हूं, जो पीडी टंडन कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उस पर कृपलानी को उन्होंने चुनाव हराया था। कृपलानी नेहरू के तब तक करीबी हो चुके थे और पीडी टंडन घनघोर राष्ट्रवादी हिंदूवादी माने जाते थे। पीडी टंडन, भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन। सरदार पटेल ने नेहरू को औंधे मुंह गिराकर पीडी टंडन को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया था। तो 1-2 बार नहीं, आजादी के बाद 3 से 4-5 मौके आए जब नेहरू को घुटने पर बिठा दिया था सरदार पटेल ने। कश्मीर की समस्या में जिस तरह से सेना भेजने में, हैदराबाद में जिस तरह से नेहरू को बोला तुम कुछ नहीं करोगे, सेना जाएगी। ऐसे कई मौके हैं, इतने पावरफुल थे सरदार पटेल संगठन में।
तो आज आप जिस नेहरू के बारे में जानते हो, जो हमारे दिमाग में घोट दिया गया, नेहरू नेहरू नेहरू, स्टेडियम, सड़क, मार्केट, योजनाएं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटीज, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, एम्स, जाने क्या क्या नाम कर दिया। भला हम, एक तो पत्रकार कहती है हम तो सांस भी नेहरू की वजह से ले रहे हैं। तो ये सब, ये आज, लेकिन धरातल पर सरदार पटेल इतने स्ट्रांग थे। एक बार जब सरदार पटेल ने इस्तीफा दे दिया था, नेहरू के साथ विवाद हो गया था और गांधी जी की मृत्यु के पहले, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, स्वीकार नहीं हुआ था। गांधी जी ने कहा था हम इसको करेंगे, फैसला करेंगे। तो गांधी जी का मन था कि ठीक है, सरदार पटेल बाहर जा रहे हैं, जाने दो, नेहरू को चलाने दो सरकार। तो माउंटबेटन ने समझाया था कि ये गलती कर मत देना बापू, सरदार पटेल को सरकार से जाने मत देना। अगर ये चला गया तो इसके पांव जमीन पे, नेहरू के पांव जमीन पर नहीं है, मतलब जमीन पर स्ट्रांग है, ये ग्राउंड कनेक्ट है, ये नहीं है नेहरू, मुश्किल में पड़ जाएगी सरकार और भारत की आजादी। तो इसलिए जब 30 जनवरी जब गांधी जी की हत्या होती है, और वो गांधी जी हर 5 बजे अपने पहुंच जाते थे प्रार्थना सभा में, 1 मिनट की भी देरी नहीं होती थी। उस दिन वो 5:17 तक रास्ते में ही होते जब गोडसे गोली मारता है। वो 17 मिनट की देरी मालूम क्यों हुई थी? वो 17 मिनट की देरी हुई थी, सरदार पटेल के साथ बातचीत कर रहे थे, और बातचीत का विषय यही था कि नहीं, मुझे तुम्हारी भी जरूरत है सरदार, मुझे जवाहर की भी जरूरत है, तुम दोनों दो बैल हो एक बैलगाड़ी के, जो दोनों मिलकर इस देश को चलाएंगे, तुम सरकार मत छोड़ो। वो बातचीत बहुत लंबी चली गई थी, और फिर वो मनु बहन उनको घड़ी दिखाती हैं कि प्रार्थना सभा में लेट हो रही हो, फिर गांधी जी डांटते हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और जाते हैं गोडसे गोली मार देता है। ये ऐतिहासिक सच है। लेकिन वो 17 मिनट की देरी इसलिए हुई थी, सरदार पटेल को मना रहे थे वो। तो कहने का मतलब ये है कि नेहरू उस वक्त तक पूरी तरह से एक छत्र राज नहीं हुआ था, जिसको कहते हैं ना ब्राउन साहब, बादशाह नहीं बने थे कि अपनी बेटी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया, वो नौबत नहीं आई थी। एक से एक काडर मौजूद था, आचार्य कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, अलग अलग लोग थे नेहरू को परेशान करने वाले। तो वहां पर उन्हें एक वोट बैंक नजर आया। ओके भाई 10% थे उस वक्त मुसलमान ना। आज आप सारी वो बातें बता रहे हैं जो हमें आधी अधूरी पता थी कि भाई सीधे क्या सीधे था। 10% का वोट बैंक, सीधे 10% का वोट बैंक। तैयब जी फैमिली का बड़ा नाम सुना होगा, उसमें राष्ट्रवादी भी हुए हैं कई, और कई उसमें अलग अलग हुए हैं। उसमें उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति का जो आज एक पत्र बाद में नेशनल आर्काइव में मिलता है कि मुसलमानों को तत्काल मुस्लिम लीग छोड़कर चाराने की मेंबर, चाराना 55 पैसा मेंबरशिप फीस होती थी कांग्रेस की, तत्काल मुसलमानों को मुस्लिम लीग छोड़कर कांग्रेस की मेंबरशिप ले देना चाहिए। उसी साल 1947 में 27, 28, 29 दिसंबर को लखनऊ में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसका मास्टरमाइंड होते हैं उस कॉन्फ्रेंस को बुलाने वाले मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू, और गांधी जी को मना लेते हैं कि आप भी इसको हरी झंडी दे दो, हमें अनुमति दे दो इसको करने की। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो मुसलमान पाकिस्तान परस्त थे, जो मुस्लिम लीग की लोअर लीडरशिप थी या अपर मिडिल लीडरशिप, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महा कार्य समिति के लोग, जो इस तरह जो पाकिस्तान नहीं गए थे, भाई आ जाओ इधर, हमारे दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। तो जो मुस्तकबिल क्या होगा भारतीय मुसलमानों का, वो 27, 28, 29 दिसंबर की बैठक में तय हुआ, जो लखनऊ के अंदर हुई। उस बैठक के मैंने मिनट्स ऑफ वो पढ़े, उस पर जो स्पीचेस दी गई वो मैंने पढ़ी है। उसमें ऐसी भाषा बोली गई है कि द स्टेट्समैन जो अंग्रेजी अखबार है, उसके मैंने खबर पढ़ रहा था उसी वक्त की छपी हुई, कि धमकी दे रहे हैं भारत के हिंदुओं को। मतलब सोचो, मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस की शरण में आ चुके हैं, और एक तरह से कांग्रेस, मौलाना आजाद और नेहरू के मंच से भारत के हिंदुओं को धमकी दी जा रही है कि किसी मुगालते में मत रहना, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने की सोच भी मत लेना, हम में ताकत है आज भी। तो इस तरह की भाषा बोली गई। उस समय तक कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण हो गया था, उसकी कोई बात नहीं की गई। इसलिए जब 3 जनवरी को जब सरदार पटेल लखनऊ पहुंचे, तो उनके दिमाग में वो कॉन्फ्रेंस हावी थी। तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर, वो पूरा भाषण मौजूद है, हाँ, वो तो देखा हम सब ने, उस भाषण में बोलते हैं रात तुम लोग कैसे नहीं, वो कलकत्ता वाला है। अच्छा, वो अब लखनऊ वाले में क्या बोले, अभी 4 रोज पहले यहाँ पर इस शहर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। पाकिस्तान ने जो कश्मीर पे हमला कर रखा है, उसके खिलाफ उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में भारत के मुस्लिम नेताओं ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला। और मुझे मत बताइए, इसी लखनऊ के मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया है, और इनकी अगर पाकिस्तान में आस्था है तो पाकिस्तान चले जाएं। तो ये मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी, क्योंकि नेहरू को आज शायद कोई भरोसा ना करे मेरी और आपकी बात पर, लेकिन आप जाके ईमानदारी से अध्ययन कीजिए। नेहरू के सामने पार्टी के अंदर बहुत चैलेंजेस थे। वो नेहरू की किस्मत कह लीजिए कि सरदार पटेल का जल्दी देहांत हो गया, स्थितियां ऐसी बनती गई कि लीडरशिप उनके साथ की जो समकालीन लीडरशिप थी वो खत्म होती गई, या कुछ साइडलाइन हो गए, जयप्रकाश नारायण या आचार्य कृपलानी जैसे लोग। इन लोगों से गलती ये हो गई, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी और राम मनोहर लोहिया से, कि इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली।
खासकर आचार कृपलानी ने वो गलती कर दी। अगर आचार कृपलानी मौजूद रहते पार्टी के अंदर तो वो चुनौती देते रहते, तो वहां नेहरू के लिए मैदान साफ हो गया। तो इसलिए हम आज शायद कोई ना माने, लेकिन उस वक्त नेहरू को वोट बैंक की जरूरत थी। 10%, आज 14%, तब 10% थे करीब करीब। 10% वोट बैंक कम नहीं होता। तो नेहरू ने उस पर अपीजमेंट किया, और अपीजमेंट इस कदर हावी था नेहरू पर कि एनवी गाड़गिल ने अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने, वो हर 15 दिन में नेहरू को अपने विचार भेजते थे। एनवी गाड़गिल उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। जैसे आज गडकरी जी जो मंत्री हैं, वही पद उनके पास था एनवी गाड़गिल को। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि लोगों को मालूम पड़े इनका स्ट्रेचर क्या था एनवी गाड़गिल का। तो एनवी गाड़गिल अपने 15 दिन में देश में जो चल रहा है, उनके जो विचार है, वो नेहरू को भेजते थे। तो ऐसे एक विचार मैंने उनका पढ़ा, उनका लिखा हुआ, उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है। तो नेहरू लगातार सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दिल्ली में नुक्कड़ सभाएं करते थे और हिंदुओं के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। हिंदू कट्टरपंथ, आरएसएस, हिंदू असहिष्णुता, इस तरह की बोलते थे। तो एनवी गाड़गिल ने बहुत अच्छी बात लिखी कि मैंने नेहरू को पत्र लिखा, अपनी पुस्तक में वो लिखते हैं, और मैंने कहा कि आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हिंदुओं के मन में नफरत पैदा हो रही है कांग्रेस के प्रति। उनके मन में यह भाव आ रहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया, मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हो, और आप भूल जा रहे हैं, आप हिंदुओं को इतना अंदर से जागृत कर रहे हैं कि एक दिन ये अपनी खुद की सरकार बना लेंगे। तो जो पहली मोदी सरकार की जो कल्पना 2014 में जो बनी, उसकी अगर कोई पहली कल्पना किसी ने की थी, जिसकी भविष्यवाणी की थी, तो वो एनवी गाड़गिल ने गवर्नमेंट इनसाइट फ्रॉम गवर्नमेंट, उनकी बुक उसमें की थी कि नेहरू ये भाषा बोलते वक्त वो भूल गए कि वो इतना मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि एक दिन हिंदू अगर अपनी वाली पर आ गए तो वो अपनी खुद की सरकार चुनकर इस देश पर बिठा सकते हैं। तो ये मोदी सरकार की भविष्यवाणी जो है, वो पहली भविष्यवाणी एनवी गाड़गिल 1947 में करी थी उन्होंने। ए.के. एंटनी ने 2014 की जो समीक्षा रिपोर्ट बनाई थी, उसमें यही बात बोली। तो दूरदृष्टि वो कहते हैं जो एनवी गाड़गिल के पास थी, दूरदृष्टि वो नहीं जो नेहरू के पास या गांधी के पास थी। तो एनवी गाड़गिल पहचान गया कि हिंदू अगर अपनी वाली पे आ गया, आपने उसको इतना कॉर्नर किया कि एक दिन वो अपनी सरकार बना लेगा। 2014 में उसने बना ली। आधी सरकार अटल जी के समय बनाई, पूरी सरकार 2014 में बना के दिखा दी। इनके इस पत्र के बाद नेहरू जी पे असर क्या हुआ? नेहरू जी चिल्लाए उन पे कि मैं आपके हिसाब से, आप मेरा, मैं क्या बोलूंगा ये गाड़गिल साहब आप तय नहीं करोगे। उनका जवाबी पत्र है, वो भी सिलेक्टेड बॉक्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में छपा हुआ है। फिर उनने गाड़गिल जी ने कहा भाई तुम्हारा तुम जान दो, जो बोलना है। बड़ा उसके बाद भयंकर बड़ा ना। और फिर वो गांधी हत्याकांड हो जाता है, फिर तो उनको खुला मैदान मिल गया, सब बैकफुट पर आ गए। हिंदूवादी नेता एनवी गाड़गिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, पीडी टंडन, गोविंद बल्लभ पंत, सब बैकफुट पर आ गए जितने हिंदूवादी नेता थे। नेहरू को खुला मौका मिल गया, मुस्लिम अपीजमेंट शुरू हो गया, भारत में दंगे बंद हो गए। तो जो 1948 में दंगा बंद होता, तो पहला दंगा 1961 के आसपास जबलपुर में होता है, बड़ा दंगा। मतलब सोचिए 13 साल तक कोई दंगा नहीं हुआ भारत में, तो उसमें जड़ें जमाने का मौका मिल गया। और उसी बीच में आपने मुझसे तैयार कर लिया कि जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो तो चले गए, हमें पाकिस्तान ना हमें लेना देना था, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। तो वो 13 साल में वो आपका कंक्रीट आपने जमा लिया। और मुस्लिम अपीजमेंट बहुत कम लोग जानते हैं कि जब पूर्वी बंगाल में, पूर्वी पाकिस्तान में, जिसको जब बांग्लादेश कहते हैं, जब वहाँ पे हिंदुओं का फिर से नरसंहार शुरू हुआ 1949 के आसपास, और लाखों की तादाद में हिंदू आने लगे, तो नेहरू ये गलती मानने को तैयार नहीं थे कि मुसलमान वहां पे हिंदुओं को मार रहे हैं। हाँ। तो राणा घाट एक कैंप है, जगह है राणा घाट कलकत्ता में, वहां के कैंप में गए, वहां पे हिंदू शरणार्थी थे। तो दिल्ली की में आके संसद में उन्होंने बयान दिया, आज भी आप नेशनल आर्काइव में जाके पढ़ लें, बयान है नेहरू का, वो पार्लियामेंट्स की डिजिटल लाइब्रेरी ऑनलाइन है, उसके अंदर वो भाषण पढ़ लें। उसमें नेहरू कहते हैं मैं राणा घाट कैंप गया, हिंदुओं के कैंप में, मुझे तो नहीं लगा इनको मार काट के या डरा धमका कर वहां से भेजा गया है। महिलाओं के कान में बूंदे थे, हाथों में चूड़ियां थी सोने की, और सूटकेस वगैरह थे, मतलब उन्हें आराम से आने दिया गया है। और खुद पूर्वी पाकिस्तान के रिकॉर्ड बताते हैं कि हजारों हिंदुओं को मार दिया गया। तो ये मुस्लिम अपीजमेंट शुरू हो गया। तो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ। अब ये बहुत दिलचस्प किस्सा है, और मुझे लगता है कि हम इसके बाद, ये जो नेहरू लियाकत पैक्ट है, तो नेहरू जी से बात करने, जब दंगा हो गया तो दोनों देशों के अंदर भारत पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कैसे सुरक्षित रहें, ये नेहरू लियाकत पैक्ट था। ये क्या पैक्ट था, दर्शक अपना गूगल कर ले तो उनको मालूम पड़ जाएगा, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। तो जब नेहरू लियाकत पैक्ट के लिए लियाकत अली खान भारत आया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, तो 10 दिन के करीब 7 या 8 दिन के लिए मोटा मोटा यही था कि माइनॉरिटीज इधर और माइनॉरिटीज इधर का हम ध्यान रखेंगे, ये करेंगे, ये सब उसमें था। और की भी बात एक तरह से बिल्कुल वो सीए आज विरोध करते हैं, उनको वो पैक्ट पढ़ना चाहिए। तो वो जो पैक्ट की बातचीत चल रही थी, तो कैसे अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे, भारत के अल्पसंख्यकों की चिंता जो थी वो लियाकत अली खान को थी, भारत के मुसलमानों की, और नेहरू सरकार की जिम्मेदारी थी पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं को, तो वो परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। तो लियाकत अली खान ने एक प्रपोजल दिया
लियाकत अली खान ने प्रपोजल दिया कि आपको भारत में मुसलमानों के लिए 10% नौकरियों में रिजर्वेशन, शिक्षा में 10% रिजर्वेशन और 10% सेपरेट इलेक्टोरल सीट्स। ओके। लोकसभा विधानसभा के अंदर 10% मुस्लिम रिजर्व सीट, जहां पर मुसलमान ही खड़ा होगा और मुसलमान ही वोट डालेगा, यानी मुसलमानों द्वारा मुसलमान चुना जाएगा। आप ऐसी व्यवस्था रखिए और यह स्थानीय निकाय से लेकर लोकसभा तक होगा। भारत के हर राज्य से लेकर केंद्र शासित सर्विसेज के अंदर 10% रिजर्वेशन, 10% चुनावों में रिजर्वेशन, 10% एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन। आपको लग रहा होगा इस वक्त कि नेहरू ने मना कर दिया होगा, नहीं। नेहरू ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया इस रिजर्वेशन का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मनगढ़ंत बात बोल रहा हूं। ये भी एनवी गाडगिल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि नेहरू कैबिनेट में 10% मुस्लिम आरक्षण का मसौदा ड्राफ्ट लेकर पहुंच गए कि लियाकत अली खान के साथ जो मेरी बातचीत चल रही है, और ये खुद का भी नहीं है, मतलब आपके दुश्मन देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि तुम भारत में 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, और तुमने मान लिया। और एक बार कर चुके हैं, एक बार पूरा पार्टीशन हो चुका है उसी रिजर्वेशन पे पार्टीशन हुआ है, सेपरेट इलेक्टोरल पे, फिर से आप स्वीकार करने को तैयार हो गए और उसका बकायदा ड्राफ्ट बनाकर, देखिए बेशर्मी, ड्राफ्ट बनाकर कैबिनेट में पहुंच गए। तो एनवी गाडगिल लिखते हैं कि मैं और के एम मुंशी अड़ गए कि ये क्या है। हम एक दुश्मन देश के व्यक्ति की बात मान रहे हैं, हम फिर से भारत के पार्टीशन पार्ट 2 की नींव रख रहे हैं। और फिर जब, और ये सब जो है सरदार पटेल के खास होते थे, के एम मुंशी और गाडगिल साहब, इन्होंने जो भद पीटी, अभी आज जैसी कैबिनेट है, नेहरू का जो बाद में जलवा हो गया वो वैसा नहीं। कैबिनेट पहले, क्योंकि सरदार पटेल का मानना था कि प्रधानमंत्री स्पेशल नहीं होता, मंत्रियों में से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स की डेफिनेशन, बड़ा पॉलिटिकल साइंस का एक विषय है कि प्रधानमंत्री का क्या पद होगा कैबिनेट के अंदर। तो सरदार पटेल का कहना था कि तुम हम में से एक हो, ये उसका लॉजिक। तो उन्होंने बहस करी इन सब लोगों ने मिलके और बोले क्या भद्दा प्रपोजल लेकर आएगा रिजर्वेशन का। वो रिजर्वेशन दे रहे हैं क्या हिंदुओं को? वो तो मार मार के भेज रहे हैं, और तुम यहाँ पे जमाई बना के रिजर्वेशन, तो जैसे तैसे रुका वो। तो ये मुस्लिम रिजर्वेशन सोचिए, और भारत का संविधान बन चुका था, मतलब बन ही चुका था, उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि धर्म आधारित रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। रिजर्वेशन का जो आधार है, आज भी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात चलती रहती है। नहीं वो तो मिलता है, ओबीसी वाला तो मिल रहा है, मंडल वाला। लेकिन सोचिए चुनावों में 10% भाई साहब, हर योजना, मतलब ये तो मुस्लिम अपीसमेंट की इनकी इंतहा थी। मतलब ऐसे ऐसे भाषण हैं, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के भाषण उठा के पढ़ना शुरू करो आप। मतलब ऐसा लगता है कि आदमी कितना पूर्वाग्रह से ग्रसित था हिंदूवादी मानसिकता के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, हिंदुत्व के विचारधारा के खिलाफ जहर उगलते रहते थे नेहरू। और पूरे समय मुस्लिम अपीसमेंट, पूरी पॉलिसीज वैसी बना दी। मतलब आप जिन लोगों को ये समझाया जाना चाहिए था कि भाई साहब आप लोगों की अलगाववादी नीति की वजह से भारत माता के 2 टुकड़े हो गए, और आप सुधर जाओ, ये तोड़फोड़ की राजनीति बंद कर दो, ये 5th कॉलम का रूप बंद कर दो, ये भारत के साथ अपने आप को आत्मसात कर लो, अपनी निष्ठा साबित करो। सऊदी अरब का अभी जो हुआ, वो राजघाट पे सऊदी अरब के प्रिंस नहीं पहुंचे, ये नेहरू के समय भी तो हो चुका है। उन्होंने कहा कि नहीं बापू के उस पर नहीं जाएंगे, उसमें वो गैर, तो आप भी तो वो सब कर ही रहे थे ना। ये मतलब बहुत इतने किस्से हैं बॉस मुस्लिम अपीसमेंट के, मैं आपको क्या बताऊं। प्रखर भाई, लग तो रहा था हम लोग 1-1.25 घंटे में इन सब पे चर्चा करेंगे, पर अब जो आपने शुरू किया है ना ये, तो अब ये लंबी बात जाएगी और इसका हमें पार्ट 2 करना होगा। बिल्कुल करेंगे। आप सोच नहीं सकते दर्शक, मुझे नहीं पता आपका क्या एक्सपीरियंस है, हमें जरा कमेंट्स पे बताइएगा। रोंगटे खड़े हो गए इस समय सुन के ये गलतियां, जबकि काफी जानकारी रखते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, पर जब प्रखर भाई ये सब किस्से सुनाते हैं इनकी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, गुस्सा भी आता है, एक अजीब सी बेचैनी भी आती है। और मेरे ख्याल से हमें जरा रोक कर इस पे जरा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए। और प्रखर भाई कहीं नहीं जा रहे, हम इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि अब हम 47 के आगे, जैसे इन्होंने अभी एक नींव रख दी है कि मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे बढ़ते हुए और क्या क्या गलतियां हमने करी है राइट अप टिल द प्रेजेंट डे, इस पे पूरी एक गहरी चर्चा होगी। बिल्कुल, मुझे भी आपसे दूसरे एपिसोड की पार्ट 2 की चर्चा करने का इंतजार रहेगा, और कोशिश करूंगा कुछ नया निकल कर आए और हम एक बार सोचें, क्योंकि हमें इतिहास की गलतियों से सबक जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम भारत का एक सुंदर भविष्य तैयार नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। थैंक यू। नमस्कार।